हमारा तो डिसऑर्गेनाइज है ना। हमारे रमन महर्षि गए, या मान लीजिए ओशो भी गए, या अभी सदगुरु भी है जो वेस्ट में जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद गए। तो हम वहाँ क्या गए? आपके एबोरिजिन्स के पास गए क्या, कि नेटिव अमेरिकन्स के पास गए? नो, वी गो टू द योर यूनिवर्सिटीज, वी गो टू द हाईएस्ट एक्लियंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड द एकेडमिक्स। आप क्यों नहीं जाते? आपको वही ट्राइब ही दिखता है। तो ये कहानी है, इसको समझने की जरूरत है। आप ऐसे देखोगे ना तो आपको दिखता है ये चीजें, ये क्या कर रहा है। अब आप देखो, 1836 में यूएस बैप्टिस्ट चर्च जो है वो भारत में प्रवेश करता है, 1836 में। और आपस में भी इनकी लड़ाई है कि कौन कितना ज्यादा कन्वर्ट कराएगा, और उनका उनको रिसोर्स होगा, वो चर्च बनाएंगे, ऐसे ही चलता है। तो क्या होता है, सबका अपना अपना रीजन बांट लिया था इन्होंने। कि दक्षिण में अभी आप देखिएगा कि अभी मॉडर्न टर्म्स में अगर चर्चों की चर्चा करें, कैथोलिक्स हो गए आपके, है ना, ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गए जो रशिया या ग्रीक्स जो चलते हैं, आपके एक ओरिएंटल चर्च होते हैं जो आप देखोगे, सीरियन क्रिश्चियंस हो गए केरला के, या मलंकार क्रिश्चियंस हो गए, वो हो गए। देन देयर आर लैटिन क्रिश्चियंस जो पोर्तुगीज के द्वारा कन्वर्ट किए गए, है ना, अन्य प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो इंग्लिश चर्चों के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा कन्वर्ट किए गए। उसमें भी देर आर सेवरल फैक्शन, जैसे चर्च ऑफ साउथ इंडिया सीएसआई एक मेजर है, उसमें 6-7 मेथोडिस्ट हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, पेंटिकोस्टल्स हो गए, ये लोग होते हैं, लुथरिस्ट हो गए। सिमिलरली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी 6-7 इन तरह के चर्चों का ब्लॉक होता है, एक साथ वो काम करता है। जैसे आप सुनिए कॉन्वेंट है तो लॉयला कॉन्वेंट है ना। या एक तरह से आप ये देखिए, जोशुआ प्रोजेक्ट हो गया। जोशुआ प्रोजेक्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जोशुआ प्रोजेक्ट जो है 1995 में एक बॉडी बनती है आपके कोलोराडो यूएसए में। उसका फंडामेंटल काम ही यही है कि वो हर एथनिसिटी को आइडेंटिफाई करे जो अभी तक कन्वर्टेड नहीं हुए हैं, या उसमें कन्वर्जन का परसेंटेज बहुत कम है। भारत में आप सेंसस या एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आप डेटा से अच्छा काम जिसने किया है जोशुआ प्रोजेक्ट का, ओपन वेबसाइट आप जाके देख सकते हैं। हर कास्ट का, हर रीजन का उन्होंने मेंशन किया है कि इनमें कितना प्रतिशत क्रिश्चियनिटी है, या मान लीजिए ये हिंदुइज्म में है तो इनके फॉल्ट लाइंस क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, और इनको कैसे अप्रोच किया जाए फॉर कन्वर्जेंस। नमस्ते सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे एक पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज तुषांत सर जुड़े हैं। इनके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी है, जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए मैं बता दूं। ये पीडब्ल्यूसी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे हैं, एनर्जी वर्टिकल में, रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब भी इन्होंने की है। टेक्नोक्रेट बैकग्राउंड से आते हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की है, इन्होंने एमबीए किया है जेबीआईएमएस मुंबई से। और आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चाएं बहुत कम होती है, लेकिन अब वो चीज़ें, चाहे कांतारा मूवी हो, चाहे आरआरआर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जो भी डिस्प्यूट, या जो हम मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, या अगर रिसेंट में बोले तो जो रेसिज्म स्लर के रूप में जो दिल्ली में जो भी घटनाएं हुई कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, लेकिन ये जो ग्रुप है जिसे संविधान एसटी कह रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब कह रहा है, इसकी एक हिस्ट्री क्या रही है ब्रिटिश एरा से लेकर के, इनके जीवन की समस्याएं क्या है, झारखंड में जो भी चल रहा है, क्योंकि हम झारखंड से आते हैं तो यहाँ की बात तो हम अवश्य रखेंगे कि ये जो ग्रुप है, ये जो कम्युनिटी है, ये अपना स्थान कहाँ रखती है भारतीय समाज में। यूजीसी बिल में जब एसटी और एससी और ओबीसी वर्ड आता है तो वहां पर भी ओबीसी की और एससी कम्युनिटी की बहुत हद तक बात होती है। एसटी को क्लब कर दिया जाता है, एससी एसटी, और फिर से वहां पर इस कम्युनिटी के बारे में बात नहीं होती है। तो इस कम्युनिटी पे एक गहन चर्चा, उसका जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग है, और आज की जो उनकी परिस्थिति स्थिति है संवैधानिक रूप से, या कई ऐसे ग्रुप हैं जैसे महतो कम्युनिटी है झारखंड में, वो एसटी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्यों कोई इस ग्रुप में इंटर करना चाह रहा है, उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, संविधान क्या अधिकार दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो तुषांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो जैसे आज का आलोच्य विषय हमारा हो गया शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, भारतीय जनजाति, या
इन्हें कहते हैं आदिवासी भी। तो आज के जैसे बाकी सीरीज में हमने जो चर्चा करी ओबीसी, एससी, एसटी, मेजोरिटी, हम रिजर्वेशन टर्म्स में या पॉलिटिकल सोशल अंडरस्टैंडिंग के टर्म्स में ये वर्ड हम सुनते रहे। तो हमें ये समझना है कि एसटी कौन, एसटी भारत के संदर्भ में कौन, ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ रहते हैं, और क्या ये एक मोनोलिथ है। अक्सर हम सुनते हैं ना एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो क्या एक मोनोलिथ है? जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का एक एग्जांपल दिया, तो क्या नॉर्थ ईस्ट एक मोनोलिथ है? नॉर्थ ईस्ट में जैसे सेवन सिस्टर्स आते हैं, मान लीजिए तो सेवन सिस्टर्स है, तो क्या सातों जगह में कौन लोग रहते हैं? या एक पर्टिकुलर स्टेट के एग्जांपल ले ले, नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द स्टेट इज नागालैंड, तो नागालैंड में क्या सिर्फ नागाज रहते हैं? नागाज कौन हुए? तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, नागाज में जैसे 40 ट्राइब्स को मिलाकर नागालैंड बनता है। और नागालैंड में सिर्फ नागाज जो रहते हैं वो सिर्फ नागालैंड में नहीं रहते हैं। जो आप मैप देखिएगा तो बॉर्डर्स देखिएगा तो मिजोरम हो गया, आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, इवन द नॉर्थ काचर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, तो वहाँ पर भी ये लोग रहते हैं नागाज। जैसे मिजोज हो गए, एक ट्राइब हो गए, है ना, आपके चकमाज एक ट्राइब हो गए, आपके आपातामी एक ट्राइब हो गए, सारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब है। ये आपने कार्बी एग्लोंग नाम सुना होगा, कार्बी एग्लोंग इन आसाम में एक रीजन है। तो दीज आर द ट्राइब्स। आप देख लो जैसे कश्मीर हो गया, तो गुज्जर बकरवाल लोगों ने सुना होगा, गुज्जर बकरवाल, तो दीज आर दी ट्राइब्स। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। ये हो गया हमारा एक्सट्रीम एंड। दूसरा एक्सट्रीम एंड, वेस्टर्न एक्सट्रीम एंड ले लेते हैं, गुजरात। गुजरात में भी अच्छी खासी आबादी है ट्राइब्स की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन टोटलिटी, इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर काउंट किया जाए तो छत्तीसगढ़ या झारखंड की आबादी से ज़्यादा ट्राइब्स गुजरात में रहता है। तो गुजरात में काफ़ी ट्राइब्स हो गए आपके, गोंड से लेकर, भील से लेकर, सेंट्रल इंडिया होते हुए धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और हम चलते फिर दक्षिण की ओर। दक्षिण में भी आपके काफ़ी ट्राइब्स हो गए। अभी जैसे मूवी से रिलेट करें तो जैसे आर 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 मूवी जो थी आपकी, आर मूवी जो थी आपकी राजामौली जी की, उसमें भी जो कैरेक्टर प्ले किया था, उसमें अल्लारी सीताराम राजू एंड कोमरन भीम का, तो वो भी एक्चुअली क्या थी, एक रिबेलियन हुई थी फ्रॉम दिस ट्राइब्स, वन ट्राइब्स, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फिर आप कंटारा ले लीजिए, कंटारा मूवी जो फर्स्ट कंटारा थी, उसमें क्या था कि ट्राइब्स, जंगल के वनवासी वो लोग रहते हैं, और जब वो कॉलोनियल एरा में बेस्ड है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं, और चूंकि इनकी जो लाइफ होती है वो फॉरेस्ट डिपेंडेंसी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर रहती है, तो जब ब्रिटिश आते हैं तो वो सब चीज़ को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, इवन फॉरेस्ट को भी, तो हाउ दोज इंटरेक्शन क्रिएटेड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, वो हमने उसमें देखा है। उसमें एक दो चीज़ें और निकल कर आई हैं कि उनके एक अपने परिधान होते हैं, उनके अपने कल्चर होते हैं, अपनी एक रिलीजन होती है, एनिमिस्टिक हो गए या नेचुरलिस्टिक हो गए, वो रिलीजन्स भी होती है। और फिर हम और दक्षिण में चले तो आप सुने होंगे टोडाज, कोडावाज, है ना, इवन पनीनी ट्राइब्स, द मलयाली ट्राइब्स ऑफ द तमिलनाडु एंड द केरला। और अगर हम सुदूर चले, भारत का मेन लैंड का जो अंतिम क्षेत्र है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्राइब्स रहते हैं। वहाँ जैसे हो गए आपके ओंजेज, जरावाज, सेंटिनलीज। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था जब भारत में सुनामी आई थी, जो इंडियन ओशन में आई थी 2004 में। तो ऐसा माना गया था क्योंकि इट वाज अ वेरी कैमेटिक, इट हैज़ अ वेरी कैलामिटिक इफेक्ट, काफ़ी लाखों लाखों डेथ हुए थे। बट उसमें जो एक सेंटिनलीज ट्राइब थी, दे सर्वाइव्ड। और वो जो ट्राइब है, दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स कि उनका ह्यूमन बाकी सिविलाइजेशन से कनेक्शंस नहीं है। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से वो लाइफ जो जी रहे हो 10,000 साल पुरानी लाइफ ही जी रहे हैं, वो अपने आप में ही रहते हैं। तो वो भी सर्वाइव कर गए थे। एक और न्यूज़ भी आया था 4-5 साल पहले, आपने सुना होगा कि क्रिश्चियन मिशनरी था, फॉरेनर ही था वो भी गया था कन्वर्ट कराने के लिए इनको, तो बट वो ने तीर कमान से उसे उसकी हत्या कर दी थी। तो ये ट्राइब्स हो गए हमारे भारत के। अब हम बात करें अभी, तो ठीक है, अब ट्राइब्स को ऐसे पॉपुलर पहचान के तौर पर मैं पेश करूं, तो हमारे अभी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन है? कहते हैं ना, इससे पहले थे रामनाथ कोविंद जी, वो आते थे एससी कम्युनिटी से। मुर्मू जी आती हैं एसटी कम्युनिटी से, स्पेसिफिकली फ्रॉम उड़ीसा।
ना। या आप और पॉपुलर नेम्स में ले लूँ, तो जब आपका जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बनता है, तो उसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनते हैं जीसी मुर्मू साहब जी, तो वो भी मुर्मू जी, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से ही आते हैं। या आप और पॉपुलर नेम्स में ले लें, बाइचिंग भूटिया, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन, प्रशांत तमांग, द सिंगर, है ना? फिर आप ले लो वरुण एराव, द फास्ट बॉलर, वंस अपॉन अ टाइम द फास्टेस्ट बॉलर, 153 किलोमीटर पर आवर बॉल डाला था उन्होंने। हॉकी लीजेंड्स में देख लीजिए, दिलीप तिर्की जी हो गए, वीरेंद्र लाकड़ा जी हो गए, आपके इन इवन इन टर्म्स ऑफ आपको परमवीर चक्र ले लीजिए, अल्बर्ट एक्का जी हो गए, वो भी हमारे झारखंड से ही थे, परमवीर चक्र मिलिट्री में प्राप्त किया उन्होंने। और आप देख लो फिर रामदयाल जी मुंडा हो गए, है ना? दीज आर दी स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट्स। और एक नाम है जयपाल सिंह मुंडा जी। जयपाल सिंह मुंडा जी 1928 में भारत पहला गोल्ड मेडल जीता है, 1928 एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। उसके वो कप्तान रहे थे। हाँ, बीच में वो कुछ कोच से अनबन हो गई थी तो पूरा नहीं रह पाए, बट ही वाज द कैप्टन ऑफ द 1928 ओलंपिक्स टीम दैट वॉन द गोल्ड मेडल। एंड देयर आफ्टर ही वाज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द झारखंड मूवमेंट, एंड वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे थे। और आप पुरानी कहानियों में सुनेंगे तो महाराणा प्रताप हो गए। महाराणा प्रताप क्योंकि लोग जानते हैं, वो हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद वो जंगलों जंगलों में घूम घूम कर अकबर से लड़ते थे, उसके सेना से। तो उनकी मदद में जो सबसे आगे रहे थे जो लोग, वो थे भील समुदाय के लोग। और चले तो हम जैसे गोंड हो गए, एक बेल्ट है पूरा, आप देखिएगा ना, वेस्टर्न इंडिया से पूरा सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की ओर एक बेल्ट आता है जिसमें मेजोरिटी ऑफ ट्राइब्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि विंध्याचल और के इस पार घनी जंगल की बेल्ट्स थी। इनिशियली आप कोई भी, जब हम हिस्ट्री में भी फॉर्मेशन देखते हैं, तो महादस जनपदास से लेकर मौर्य किंगडम से लेकर नंदा से लेकर उत्तर मौर्य गुप्ता काल तक भी आप देखोगे, तो जनरली या इवन हर्षवर्धन तक भी, तो हमारा बॉर्डर एक तरह से होता था विंध्याचल। और एक आप विंध्याचल के 200-250 किलोमीटर तक आप देखिएगा फ्रॉम द सदर्न बेल्ट, वहाँ की किंगडम जनरली पॉपुलर नहीं हुई। फिर फर्दर साउथ में किंगडम्स बनती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ फिर नदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का प्लेन्स आ जाता था। किंगडम बनने के लिए नदी की जरूरत होती है, ट्रैक्स आते थे। फिर जंगल पहाड़ जहाँ कम हुए, वहाँ पर भी आपको देखेंगे राज परिवार मिलते थे। तो ये जो बेल्ट रहा आपका, जो शुरू हो जाता है गुजरात से, अपर महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और अपर आंध्रा भी, अपर तेलंगाना भी। तो ये बेल्ट आप देखोगे, यहाँ पे मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी वनवासी रहते हैं। और यही आप देखिए कोइंसिडेंस कि यही बेल्ट जो बाद में रेड कॉरिडोर के नाम से भी पॉपुलर हुई, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो नक्सली या माओइज्म इंसर्जेंसी की हम देखते रहे, जब लास्टली अब खत्म ही हो चुकी है। एट वंस अपॉन अ टाइम द पीक, उस समय भारत में 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे। मोर देन 1/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर पार्ट ऑफ द रेड कॉरिडोर, जो कि अब एकदम नेग्लिजिबल हो चुकी है। जिनमें आप बस्तर वगैरह का नाम सुनते थे कि बस्तर में इस तरह की चीजें होती है। तो भारत में ट्राइब्स कौन? तो भारत में आपके टोटल प्रेजेंट टर्म्स में 705 707 मोर देन 700 ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स है। तो इनकी आबादी कितनी है भाई? तो आबादी है 8.5 से 9% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी 10 साढ़े 10 11 करोड़ इनकी आबादी है। तो क्या सारे एक ही है? तो जैसे हमने स्थापित किया कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स अलग, उनके कल्चर अलग, उनका पहनावा अलग, है ना, उनके रिलीजियसिटी अलग, उनका पूजना कल्चर डिफरेंट तरीके अलग, खान पान अलग। तो भारत में जो सबसे बड़ी एक कम्युनिटी अब जैसे देखेंगे, तो वो होगी भील। भील कम्युनिटी राजस्थान, आपके गुजरात, आपके मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकंड पे आते हैं गॉन्ड्स। गॉन्ड्स भी आपके गुजरात, महाराष्ट्र, अपर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़, इवन आपके उड़ीसा तक भी ये पाए जाते हैं। भील भी कुछ कुछ भील कम्युनिटी बंगाल में भी पाई जाती है। और उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें पद झारखंड के आ जाते हैं, जैसे संथाल परगना के आपके संथाल्स हो गए, मुंडास हो गए रांची के, कुड़ुक या उरांव जिसे कहते हैं, या हो गए जो सिंगभूम बेल्ट वगैरह के आते हैं। तो ऐसे ऐसे कई जातियां भारत में बटी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो जनजातियों का पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो आपका मध्य प्रदेश में आता है, और सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार की जनजातियां भी वहीं पाई जाती है।
और सेकंड पे आपका उड़ीसा है, वहाँ भी 62 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र है, वहाँ भी 60 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। और इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉपुलेशन परसेंटेज तो आपका नॉर्थ ईस्ट ही है। मिज़ोरम में 94% है, आपके मणिपुर, ये सारे 80% एंड अबव है द ट्राइबल पॉपुलेशन। द ओनली अपवाद जो बोलेंगे वो असम और आपका त्रिपुरा है। तो एक हिस्टोरिसिटी में कहा जाता है कि जनजाति कौन हुए, है ना? वो कब से भारत में रह रहे हैं, इनका रेलेवेंस क्या है इंडियन इंडियन आप हिस्टोरियोग्राफी अगर लिखते हैं तो व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन। और क्योंकि भारत में हमेशा आक्रांता आए या वैदिक रिलीजन से जब इनका इंटरेक्शन होता है, तो हाउ वाज दैट डिफरेंट जब वो कॉलोनियल या क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ उनका इंटरेक्शन होता है और उन पे क्या प्रभाव पड़ता है हर सेंस में, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इन टर्म्स ऑफ आपका पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो। तो चूंकि ये जो पहले, तो इसमें भी और है, इसमें भी 3-4 प्रकार के आपको बोल दीजिए कि इनके भी जो ये ट्राइब्स होते थे, तो समय काल जैसे हमने कहा कि आपके सेंटिनलीज जो थे वो आज भी बसे नहीं है, वो 10,000 साल पुरानी सभ्यता के हिसाब से जी रहे हैं। मगर कई जो सभ्यताएं थी, कई जो जनजातियां थी, वो भी धीरे धीरे अडॉप्ट करते हुए हंटर गैदरर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता इनिशियली ऐसे ही शुरू करती है कि वो पहले पशु को मारना, खाना, जंगल में अ, फल फूल जो भी मिल सके उससे पाते हुए, जब वो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाता है कि नहीं, एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, तो फिर वो खेती करने लगता है। और क्योंकि खेती के लिए आपको समय देना पड़ता है, तो हेंस दे स्टेब्लिश्ड। तो इसी प्रकार से आप जनजातियां छोड़ दिए, भारत में या विश्व में भी कोई भी जो भी आज मॉडर्न समूह है, वो एक समय तो ट्राइब ही रहा था। चूंकि करस्पॉन्डिंग टू द अदर ट्राइब्स जो आज डेवलप हो गए, है ना, एडुकेशन में जल्दी आ गई, मेडिकल साइंसेस की भी जल्दी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटीज जल्दी आ गई, तो दे बिकम डेवलप पार्ट। और जो कुछ समाज के तबके जो इन चीज़ों से अछूते रह गए विदाउट, या तो वो जानबूझकर उनसे दूरी मेंटेन करते थे, या फिर एक तरह से इंटरेक्शंस वो दूरी रहे, और चूंकि एक गैप हो जाता है 400-500 साल का इवोल्यूशन में, तो आप वो पेस नहीं पकड़ पाते। तो भारत में भी इस प्रकार के जैसे 700 जनजातियां मैंने नाम लिया, उसमें भी ये डिविजन्स है कि मैक्सिमम तो अब बस चुके हैं, या फिर एक हंटर गैदरर होते थे जो घूमते थे, जो घुमंतू होते थे। एक और प्रकार के होते थे जो घुमंतू कृषक होते थे, कि 3 से 4 साल वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र में रहेंगे और फिर वहाँ खेती करेंगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो उठकर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर जंगल साफ करेंगे, फिर वहाँ खेती करेंगे। ये चीज़ें आज आज भी परस्पर रही हैं, इवन अप टू द 20th सेंचुरी। और आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखे होंगे, तो नागास वगैरह भी जो सेटल हुए हैं, वो सारे 1920, 1940, 1960 के बाद ही सेटल हुए, यानी कि मेन स्ट्रीम हुए। उससे पहले सारी ट्राइब्स अपने इंडिपेंडेंट घूमते रहती थी, इकोनॉमी उनकी थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, एक उनका अपना कल्चर था, शादी व्यवस्था की एक प्रथा रही थी। तो अभी मॉडर्न टर्म्स में अगर हम देखें, कॉलोनियल टर्म्स के बाद क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज जब से आए, तो एक तो उन्होंने इनको डॉक्यूमेंट करने की भी कोशिश की कि ये कौन है, किस तरह के लोग हैं, ट्राइब है, नहीं है, पॉपुलेशन है, जो हमने लास्ट में चर्चा करी थी। 1901 से दे स्टार्टेड मेंशनिंग देम एज अ ट्राइब। दूसरा, क्योंकि अंग्रेज दे वर इंपेरियलिस्टिक फोर्स, तो ये क्या करते थे, दे हैव टू, मतलब जहां से भी रेवेन्यू आ सके उसको लो। तो इवन जंगल में भी जो टिम्बर हो गए आपके, जो लकड़ी से भी काफी पैसा जनरेट होता था, या इवन द नॉन टिम्बर फूड प्रोडक्ट्स जो होते थे, है ना, आपके रबड़ हो गए, आपके महुआ हो गए, पत्ते हो गए, तो दीज वेर ऑल्सो कमर्शलाइज्ड। उससे पहले क्या होता था, भारतीय परंपराओं में जो राजा रहते थे, तो ठीक है, वो ऐसा नहीं था कि जानकारी नहीं थी कि ये लोग रहते हैं, बट चूंकि जंगल में रहते हैं, इनका एक अपने सिस्टम है, तो वो हस्तक्षेप नहीं करते थे कि ठीक है, आप अपने तरह से जीवन यापन करिए। कंटारा मूवी के रेफरेंस में मैं आपको देखा कि जब राजा जो रहता है वो भी इनकी मान्यताओं का मानता है, इवन उनके देव को भी अपनाता है, तो ग्राम देवता, कुल देवता, इनकी कल्चर भी उनमें रही थी। तो एक परस्पर जिसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज, बट साथ में हम रह रहे हैं विदाउट एनी वायलेंस। बट ब्रिटिशर्स जब आते हैं और वो डिफरेंट एक्ट, ब्रिटिश कैसे फंक्शन करते हैं, एक्ट्स पारित करके, आप देखिएगा, ब्रिटिश का स्थापना होता है प्लासी का 1757 का युद्ध, और बक्सर 1764 का युद्ध से। उसके बाद ब्रिटिश स्टेब्लिश हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू गेनिंग,
यानी रेवेन्यू जनरेट करने का पावर उनके पास आ जाता है। कहाँ पर? बंगाल में। तो उस समय बंगाल क्या था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सारे क्षेत्र उसके अंदर आते थे। तो एक तो मेनलैंड से जो ट्रेडिंग होती थी, जो फार्मिंग होती थी, उससे टैक्स कलेक्शन करते थे। दूसरा कि हमें और पैसा कमाना है और नोचना है, तो क्या करेंगे, हम जंगल की ओर भी जाएंगे। तो जंगल में चूंकि ये लोग रहते थे और बेगारी और इसके लिए भी उन्हें लोग चाहिए होते थे। इवन कमर्शियल प्लांटेशन वगैरह में भी आप देखिएगा, असम में आज भी जो चाय बागान के वर्कर है उसमें भी काफ़ी ट्राइबल्स झारखंड और बंगाल के आज भी रहते हैं वहाँ। संथाल हो, मुंडा, इनकी संख्या अच्छी खासी है असम में भी। तो ये क्या करते हैं कि ये देखिए कि तो इनका क्या था कि हर चीज़ को, जो यूरोप में मानसिकता थी कि पहले आप ज़मीन को एक बांधो, ज़मींदारी कल्चर जिसको बोलते हैं कि ज़मीन ज़मीन की एक ज़मीन को डिफाइन किया जाएगा, ज़मीन का ओनर डिफाइन किया जाएगा और उससे टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधा जाएगा, या तो डायरेक्ट कलेक्शन होगा या बिचौलियों के थ्रू होगा। बट जंगल में तो ये सिस्टम काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे? तो ये देखते थे कि जंगल में तो जानवर भी रहते हैं, उनका भी चमड़ा का भी उद्योग है, वो भी बेचा सकता है, फ्लैश का भी उद्योग है, वो भी किया जा सकता है। तो ये बोले कि जंगल किसका? अब चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी हमारी, तो जंगल भी हमारा। तो इन्होंने देखा कि अच्छा ये लोग कौन है जो जंगल पे आश्रित है, पेड़ काटते हैं अपने मनमर्जी के हिसाब से, जानवर मारते हैं अपने मनमर्जी के हिसाब से, और जो नॉन टिम्बर फूड जो प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जो फूड जंगली प्रोडक्ट्स भी होते हैं इवन जंगल में, वो भी अपने मर्जी के हिसाब से लेके चलते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि रूल रेगुलेशन बनाना स्टार्ट किया कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है वो भी हमारा, उसके प्रोड्यूस भी हमारे, यानी उसके रेवेन्यूज भी हमारी, और आप लोग नहीं रहोगे, या आप लोग डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर सकते, आपको वाया तहसीलदार, वाया रेवेन्यू ऑफिसर, वाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही जाना होगा। तो इस क्रम में क्या हुआ कि देर आर सिग्निफिकेंट रिवोल्ट्स, क्योंकि आप किसी की 1000, 2000, 5000, 10,000 साल से उसकी एक जीवन शैली है, उसका जीविकोपार्जन का एक तरीका है, आप उसे छेड़छाड़ कर दोगे, वो पैसा कहाँ से कमाएगा, वो खाना कहाँ से खाएगा? और दूसरे क्या हो गए, बिचौलिए भी काफी आ गए। अंग्रेज तो आए ही, इनके साथ जमींदार आ गए, मनी लेंडर्स आ गए, है ना, आपके तहसीलदार आ गए, साहूकार आ गए। तो आप देखिएगा कि जितने भी भारत में ये मूवमेंट्स हुए हैं, जो रिवोल्ट्स हुए हैं, एक एक करके हम उस पर भी चर्चा करेंगे। वो सारे के फंडामेंटल जो कारण रहे थे यही थे कि पहले की उनकी जो जमीन, क्योंकि उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते नहीं थे, तो उनको जमीन से भगा दिया गया। दूसरा, फॉरेस्ट उनकी इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी थी, वो उनसे छीन ले गए। अब वो चूंकि कुछ कर नहीं सकते, तो वो बेगारी करेंगे या डेली लेबरर करेंगे। पढ़े लिखे भी उतने वर्ग के थे नहीं, है ना, तो वो साहूकार और इनके मिडिल मैन के चक्कर में आके एक वो कुचक्र बन गया था, वो फंस गए थे। और बाकी फिजिकल वायलेंस वगैरह भी होते ही था, जो ब्रिटिशर्स ने हर देश में हर जगह किया, सिमिलर वो सेम यहाँ भी करते थे। तो आप देखोगे कि इसके साथ ही भारत में एक रिवॉल्यूशन का क्रम चालू होता है, जो ट्राइबल रिवॉल्यूशन जो है मल्टीपल अक्रॉस द इंडिया हुए, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भी तो स्टेब्लिश हो गए सारी जगह पे। तो क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में आए, तो सबसे पहले उन्होंने ये चीजें करना, दमन जो चालू किया वो बंगाल में किया, तो सबसे पहले विद्रोह भी वहीं पे हुए। तो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द ढाल रेबेलियन 1767 से, चुआर रेबेलियन, है ना, आपका ये सिंगूम में हुआ, जो झारखंड में आता है। फिर आपका चेरो रेबेलियन 1780 में जो पलामू में हुआ, भोक्ता रेबेलियन 1771 में हुआ, से लेकर आप देखिए तमार रेबेलियन, तिलका मांझी इज अ वेरी पॉपुलर नेम इन भागलपुर, वो एक यूनिवर्सिटी भी है। तो तिलका मांझी जी का जो रेवोल्यूशन हुआ था 1783 में हुआ था, वो भी इनके खिलाफ ही था। फिर आपका चेरो आंदोलन होता है, हो आंदोलन होता है, कोल विद्रोह होता है, जो करते करते जो फेमस है संथाल विद्रोह, है ना, सिद्धू कान्हू का, कब हुआ था? 1855-56 में, संथाल परगना में, जस्ट 1857 की क्रांति से पहले। फिर इसी का क्रम में आप चलिए, खरवार आंदोलन है, टाना भगत मूवमेंट हो गया, 1910, 12, 14 तक हुआ। अब आप बाकी जगह में देखिए, भील आंदोलन हो रहा है, अहोम आंदोलन हो रहा है। 1915 का मणिपुर में एक नागा रानी थी, रानी गैड नायलू जी, 16 साल की थी, उनका भी रिवेलियन हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इस तरह के रिवोल्ट्स और ये चीजें चलती रही है। बिरसा मुंडा जी थे आपके खूंटी रांची बेल्ट के, और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो अपने साथ मिशनरीज लेकर आई थी। तो झारखंड जो वो बेल्ट था, उसमें गॉस्नस चर्च सबसे पहले प्रवेश कर गया था। और वो क्या करते थे कि वो कन्वर्ट कराते थे ट्राइबल्स को, और उनके बच्चे भी ले लेते थे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती थी और कन्वर्जन भी चलते रहता था। और ये क्या करते थे कि जो बच्चों को लेकर चर्च में पढ़ाते थे, न्यू जनरेशन्स को। क्यों कराते थे?
कि इनका था कि जो ये ऑलरेडी अपने जो कल्चर है, जो इनकी जीने की एक जीवन शैली है, जो इनके जो रिलीजियन है, क्योंकि मैक्सिमम ये प्रकृति पूजक होते थे, या जैसे जाड़े स्थान होता है इनका, है ना, या आप ये पकड़ लो कि जैसे सिंह मोंगा को पूजते हैं, मैक्सिमम ट्राइब जो है उनके सबसे बड़ा सिंह मोंगा, मारंगुरु, है ना, इनको ये पूजते थे, या इनका जो पूजने का स्थान होता है उसको जाहिर स्थान या सरना स्थान ये सब भी कहते थे। तो क्रिश्चियन मिशनरी का था कि क्योंकि वो तो नफरत तो करते ही थे हीदन से, तो इनको कन्वर्ट कराओ। तो वो चर्च में क्या जाता था, सेकंड जनरेशन को हम कन्वर्ट कराना इजी होगा, और फर्स्ट जनरेशन का भी जो इनके जो पूजा के स्थल थे या जो इनके कल्चर थे उन पर आक्षेप करते थे या फोर्सफुली रोकते थे उनको इन चीज़ों को करने से। तो इसके खिलाफ भी, और जमीन का लूट तो उसके थ्रू आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू तो चली रही है, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लीडर बने आपके भगवान बिरसा मुंडा जी। तो बिरसा मुंडा जी भी वही उन्हीं बच्चों में से थे जिन्हें बचपन में मिशनरी स्कूल चर्च में ले गया था और कन्वर्ट करा दिया था। तो वो फर्स्ट हैंड जब उनको देखा कि ये कर दे गया है रियलिटी में, तब वो आके क्या करे कि नहीं, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, और वो बाकी जन जागरण में लग गए। और एक उलगुलन 1895 से लेकर 1900 तक, जब तक बिरसा जी की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक ये काफी बड़ा एक मूवमेंट चला राशि बेल्ट में आपका, खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ। वो इतना सक्सेसफुल था, बिरसा जी की तो मृत्यु हो गई 1899 या 1900 के आसपास। 1905 तक ये आंदोलन चलता रहा। और जब हम CNT एक्ट सुनते हैं, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, क्योंकि ये जो सब जो डिवीजन था दैट वाज अ छोटा नागपुर डिवीजन, उस एक्ट के अंतर्गत 1908 में CNT एक्ट पारित होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे हमने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, तो ये जो ट्राइबल्स, जो जनजाति थी, उनकी जमीन कैप्चर कर लेते थे। तो इस तरह के आप देखोगे कंटिन्यूअस मूवमेंट, दो तरह के जो मूवमेंट हुए, एक अगेंस्ट द रिप्रेसर ब्रिटिशर्स, जो जमीन से लेके इकोनॉमी से लेके वो उनको सप्रेस कर रहे थे। दूसरे अगेंस्ट द मिशनरीज, जो रानी गडी नायलू जी का मैंने एग्जांपल दिया मणिपुर में, दैट वाज आल्सो द सेम एग्जांपल। तो यहाँ सर एक आइडिया तो अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा, जो गुस्सा है, क्रोध है, उसके वजह से रिवोल्ट हो रहे हैं, चाहे मिशनरीज हों या ईस्ट इंडिया कंपनी हो, और ये एक आइडेंटिटी भी दे रहे हैं कि ये, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ट्राइब्स का, तो मतलब ज्योग्राफिकल रीजन फिक्स नहीं है, मतलब एक ही जमीन पर कई ट्राइब्स रह रहे हैं। और ये जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो मणिपुर याद आता है कि उसमें जो लड़ाई हमें दिखती है कि कुकीज और मैतीज। अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया, जब हम इन बातों को समझ रहे हैं कि वो जंगल में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, तो एक पार्टिकुलर लैंड को किसी ट्राइब से जोड़ना अपने आप में या तो ब्लंडर बोल दीजिए, या अपनी जमींदारी चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक फिक्स्ड सिस्टम बनाने का प्रयास किया। और तो ये जो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट है, ये कुछ, क्या ये उसी का मतलब कंटिन्यूटी है कि आपने ट्राइब को लॉक करना प्रारंभ किया लोगों को? जैसे नागालैंड आपने अभी बताई, पहली बार मैंने सुना कि वहाँ नागा केवल नहीं है, राइट? लोगों को मैं बता दूं, झारखंड में भी मतलब आई थिंक मोर देन 30 ट्राइब्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, और 32 केवल ट्राइब्स। मुंडा और उराव नहीं है, राइट? तो यदि इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप कुछ बात बताना चाहिए कि इसके रूट में क्या है, मतलब ये पहले क्यों नहीं हुआ करता था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस ये क्यों ज्यादा दिखता है? जी जी। तो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जैसे मिशनरीज भी आते हैं, है ना, तो जैसे नागा का अपना जो हमने चर्चा की कि नागा एक मोनोलिथ ब्लॉक नहीं है, उसमें भी 40 डिफरेंट ट्राइब्स है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी एक पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज में भी ना काफी डिफरेंसेस है। एक तो कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स वाला जो हमने चर्चा कर भी ली थी, तो ब्रिटिश के साथ ये चीजें भी पैरेलली चल रही हैं। तो इसमें यूएस भी पार्टिसिपेट करता है। 1836 का बैप्टिस्ट यूएस का चर्च आता है। और नॉर्थ ईस्ट में, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में डोमिनेट चर्च करता है आज तक, तो यूएस का बैप्टिस्ट चर्च ही करता है। अब आप इसको ये देखिए, मान लेते हैं टाइमलाइन 1901, ठीक है। 1901 में नागालैंड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन की जनसंख्या थी लेस देन 1%। हर जगह थी लेस देन 1%, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। 1921 1931 आते आते
आपका सबसे ज़्यादा नागालैंड में ही था, वो 29% हो गए थे। मिज़ोरम में इट वाज़ अबाउट 20-25% और बाकी जो स्टेट्स है उसमें काफ़ी कम थे। तो आज के संदर्भ में भी क्या है कि जो नागालैंड हो गए, आपके मिज़ोरम हो गए, देयर आर मोर देन 90% क्रिश्चियन कन्वर्ट्स। आपके अरुणाचल प्रदेश में इट्स अबाउट 60%, असम में ये कम है, त्रिपुरा में कम है, इन मणिपुर ऑल्सो इट्स क्वाइट हाई एंड मिज़ोरम ऑल्सो इज़ क्वाइट हाई, मोर देन 50%। तो क्या हुआ कि ये स्टार्ट करना कर दिए कि नागालैंड इनका बेस बना कन्वर्जन का। तो कैसे कन्वर्जन का तरीका क्या है? हॉस्पिटल एंड एजुकेशन। जनरली आप मिशनरीज का हम यही देखते हैं ना कि जनरली हम मिशनरीज का यही देखते हैं कि वो किसके थ्रू जाते हैं, इधर एजुकेशन सोशल वर्क करते हैं। तो कॉमन हम लोग समझते हैं कि एजुकेशन स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल रन करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, है ना, गरीबों का ख्याल रखते हैं, ओल्ड एज होम खोलते हैं, ऑर्फनेज चलाते हैं। बट जैसे कॉमन एक्सियोम है या हम सुनते हैं आज भी टेक्नोलॉजी डेटा एरा में भी कि इफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो वो कुछ फ्री उरी में कर नहीं रहे हैं, उनका है कि हिडन्स को मैक्सिमम नंबर को कन्वर्ट कराओ एंड इवेंचुअली वो लास्टली क्या होता है, वो सेशनिस्ट मूवमेंट बनता है। जैसे मैं साउथ सुडान का भी एग्जांपल देता हूँ, सेम यूएस बैप्टिस्ट चर्च ने वहाँ भी काम किया और धीरे धीरे क्रिश्चियन कन्वर्जन कराना स्टार्ट किया। जो साउथ सुडान वाज द पुअरर पार्ट ऑफ द और द मार्जिनलाइज्ड पार्ट ऑफ द मेन सुडान। तो जनरली क्रिश्चियन मिशनरी वैसी जगह ही जाएंगे कि जो पिछड़ी हो, जहाँ ट्राइब्स रहते हो, जनजातियाँ रहती हो, गरीबी हो, या फिर वो आपके टोपोग्राफी और क्लाइमेट बेसिस पर भी काफ़ी इंटीरियर रीजन हो कि जहाँ पे मेनलैंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जा पाता है। तो खासकर ये उन जगह को चुनते हैं, फिर वो कन्वर्जन कराते हैं क्योंकि लोग मेनलैंड से टच में नहीं रहते हैं, मीडिया जगत से दूर रहते हैं, तो वहाँ क्या घटनाएं हो रही, पॉलिटिक्स से लेकर सोशल मीडिया भी कोई उठाता नहीं है इन चीज़ों को। तो नागालैंड में धीरे धीरे क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है, बट अभी भी वहाँ हंटर गैदरर लोग ही रहते हैं, एक जगह बसे नहीं है और डिफरेंट नागा ट्राइब्स रहते हैं। और चूंकि ये तो हजारों साल से रह रहे हैं तो उनमें इंटरनल फैक्शंस वगैरह थी, बट उस प्रकार में मेजर नहीं होती थी, करेक्ट, जो हमेशा होता आपस परस्पर भाव से सुलझा लेते थे। 1951 आते आते अब हम क्या, आज़ादी आ गई है और नेहरू जी ने इन्हें क्या कर दिया, आपके एक माइकल स्कॉट थे, ब्रिटिश रेवरेंड, उनको फ्री हैंड दे दिया कि आप क्रिश्चियन मिशनरी को फ्री हैंड दे दो इन एवरी फैसेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न लाइफ, स्पेशली नागालैंड। तो इनमें एक नेता उभर कर आते हैं आपके, तो नाम ही ऐसा होता है फिजो, हाँ। तो उसमें एक नेता उभर कर आते हैं आपके फिजो। तो फिजो कौन थे? तो फिजो वो थे, फिजो वाज नॉट ए क्रिश्चियन डिसेंडेंट, वो फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट थे। और एक बात कि जब आपकी ब्रिटिश इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की जब बैटल ऑफ कोहिमा लड़ते हुए जापान की तरफ से हम आते हैं, तो इन्होंने फिजो साहब ने उनके तरफ से सपोर्ट किया था आपको सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को, इंडियन नेशनल आर्मी को। तब तक ये कन्वर्ट नहीं हुए थे। देन देयर आफ्टर इन द 50s 40s ही गॉट कन्वर्टेड, लेटर 40s। और बिकॉज बीइंग अ कैरिज्मेटिक लीडर, तो फिर ये कन्वर्ट होता है एंड देयर आफ्टर ये एक बॉडी की स्थापना करते हैं, नेशनल नागा काउंसिल, एनएनसी। उसका काम क्या रहता है कि सारे नागाओं, जो जितने भी सब ट्राइब्स है, जो जितने भी अलग ट्राइब्स है, सबको कॉमन लाओ, सबको कन्वर्ट कराओ एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे सेसेशन की डिमांड होगी, इंडियन स्टेट से अलग हो गया। और ये कहने की बात नहीं, 1955-60 आते आते इनका जो मूवमेंट होता है वो कॉमन हो जाता है और उनकी जो डिमांड होती है, जो वार क्राई होता है, वो था नागालैंड फॉर क्राइस्ट। यानी कि आप इंडियन स्टेट से भी हटोगे और एक सेपरेट क्रिश्चियन रीजन बनाएंगे। तो ये मूवमेंट चूंकि नागालैंड, अच्छा और एक चीज समझने की बात है, नागालैंड अभी बना नहीं है ना। नागालैंड एज ए स्टेट जो हम समझते हैं वो 1963 में बनता है। आपके जो बाकी स्टेट्स है, मेघालय हो गए, त्रिपुरा हो गए, ये 1972 में बने। और आपके अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम आई थिंक 87 में बना है। तो दीज आर लार्जर पार्ट ऑफ अ सेम असम। अभी असम ही चल रहा है। उसमें एक नॉर्दर्न पार्ट में नागा हिल्स है, उस जो बेल्ट हो गए उसमें ये चीजें इंसर्जेंसी आपकी चल रही है। और भी देखना है उसका कि बगल में क्या है, म्यांमार। तो जो ट्रेनिंग वगैरह इंडियन फोर्सेस या इंडियन आर्मी जाती थी तो इनकी ट्रेनिंग वगैरह म्यांमार में होती थी। और उसमें आपकी पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना एंड आपका आईएसआई का भी रोल रहा है टू ट्रेन देम, फ्री ट्रेन।
इवन आप देखोगे जब इंसर्जेंसी इतना जब पूरा मिलिटेंट रूप ले लिया था, तो उनके जो वेपनरीज वे दे वर हायर ग्रेडेड देन दी इंडियन आर्मी। तो ये पीछे से वो सपोर्ट भी था। तो बांग्लादेश में भी और आपका जो जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उस समय, और म्यांमार में, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती थी और इंसर्जेंसी चलती थी। तो धीरे धीरे ये क्या किए, देर आफ्टर 1963 में, क्योंकि एक डिमांड इनका ओके हो गया कि नागालैंड एक डिफरेंट हम रीजन दे देंगे, बट इंसर्जेंसी वायलेंट रूप ले लिया था और ये चलते रहता था। अब आप देखिए क्या होता है, जो इनके बॉर्डर स्टेट्स थे आपके मिजोरम, तो वहाँ पे भी इंसर्जेंसी आपकी शुरू हो गई इन द लेटर 50s एंड द 60s। क्यों? क्योंकि वही नागा ट्राइब जो ये एक जमा कर रहे हैं और उसको फिर कन्वर्ट करा रहे हैं, और फिर ये सेम आइडियोलॉजी उनको भी पढ़ा रहे हैं, और उनमें भी फैनेटिज्म आ रहा है, जिलेट्री आ रही है। जनरली वो होता है ना कि न्यू कन्वर्ट्स को प्रूफ करना ज़्यादा रहता है, क्योंकि अर्लियर आई वाज द हिदन, या इस्लाम में भी मैं काफिर था। तो जब नियो कन्वर्ट होता है, वो दिखाता है कि नहीं नहीं, मैं तो सबसे बड़ा दीन का फॉलोअर हुआ है, आई एम अ फॉलोअर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो लेटर 50s 60s में भी आपका यही देखेंगे कि मिजोरम में भी सेम इंसर्जेंसी आपकी वहाँ भी स्टार्ट हो जाती है, वायलेंट। एमएनएफ बनता है, मिजो नागा फ्रंट, है ना। ये सारे देखिए नागा ट्राइब्स है। इवन जो नागा ट्राइब्स नहीं भी थे अरुणाचल वगैरह का भी, इनको भी उन्होंने बोल दिया कि आप भी नागा ट्राइब हो। जब वो कन्वर्ट कराते हैं, जब क्रिश्चियनिटी बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पुरानी अर्ली आइडेंटिटीज मिटा देते हैं। तो नाउ वो डे जीरो स्टार्ट होता है, यहाँ से आप सारे नागा एंड क्रिश्चियंस है, एंड वी विल फाइट फॉर द क्रिश्चियन नेशन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये चीजें चल रही थी। इसको प्रोटेक्शन इन्होंने किससे दिया? आईएलपी, इनर लाइन परमिट है। अभी भी आप नॉर्थ ईस्ट घूमने जाइए, जाएंगे तो आप देखिएगा आईएलपी हमें लेना पड़ता है। तो ये क्या किया कि आप अच्छा से कन्वर्जन और इंसर्जेंसी ये सब कब ऑपरेट कर सकते हो? जब आप सेक्लूड कर दोगे, यानी कि बाहर के लोग, बाहर की मीडिया, भारतीय स्टेट भी वहाँ लिमिटेड प्रेजेंस हो जाए वहाँ जाने में, तो आपका क्या, आप अपना आइडियोलॉजी आराम से फैला सकते हो। यही चीजें देखिएगा आप, अगर हम चर्चा करते हैं तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म और माओइज्म ने भी सेम टेक्निक अडॉप्ट की थी आपकी इन द सेंट्रल इंडिया ऑल्सो। तो दे आफ्टर इंसर्जेंसी आपकी मिजोरम में फैली। फिर एक नागा अकॉर्ड साइन होता है 74-75 में बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस नागा ग्रुप्स। जो एनएनसी की हमने बात की, जो नागा नेशनल काउंसिल थी, उसमें भी हम फर्दर फैक्शंस होने लगे। एनएससीएन आज भी पॉपुलर नाम है, आज भी भारत सरकार जो डील साइन होती है इंसर्जेंसी में, एनएससीएन से ही होती है। तो 74-75 में डील साइन होती है। उसमें ये बातें आती है कि जो सेपरेट सेसेशनिस्ट स्टेट का डिमांड था, वो मना कर देते हैं कि नहीं, नागालैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन बॉर्डरलैंड, इसी में रहेंगे। बाकी जो डिमांड्स है, इकोनॉमिक्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, रेवेन्यू बेसिस पर हो गई, वो मान ली जाती है। तो उसमें जो ये फैक्शन थे, जो फिजो थे, वो भाग जाते हैं इंडिया से लेट 50s में ही, वो ब्रिटेन में ही रहते हैं। और बाकी जो एनएससीएन ग्रुप्स थे कि नहीं, कि जो हमें सेसेशन स्टेट चाहिए, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, वो सारे के सारे टॉप लीडरशिप शिफ्ट हो जाते हैं म्यांमार में। आपने उरी मूवी भी देखी होगी। उरी मूवी का जो पहला सीन है, उसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, दैट वाज अक्रॉस म्यांमार। यानी कि वो जो कहानी चर्च के द्वारा वहां से शुरू हुई है, वो आज तक कंटिन्यू है, क्योंकि मणिपुर में भी जो कुकी और मेती के बीच झगड़ा चल रहा है, वो भी चल रहा है। अब आप देखिए ये मेनलैंड असम को भी कैसे गिरफ्त में लेता है 80s में। अब क्या होता है कि उल्फा है, नॉर्थ ईस्ट के लोग जानते होंगे, उल्फा एक बॉडी थी, उसका भी यही डिमांड था कि हमें सेपरेट असम फॉर असमीज, है ना, जो एथनिसिटी और आइडेंटिटीज की जो बात होती है। सिमिलरली एक और बोडोलैंड का मूवमेंट चला था, एनडीएफबी करके एक बॉडी थी, वो बोडोलैंड का मूवमेंट चला थी। देवर आर्म्ड चर्च बॉडी, और इनका कोई डिमांड, एजिटेशन, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है, ये नहीं होता है। वो मारते हैं, वो स्टेट को, इवन दूसरे ट्राइब्स को, जो अदर्स हो गए, नॉन क्रिश्चियंस हो गए, या दूसरे एथनिकल एथनिसिटी टर्म्स में जो दूसरे हो गए, हिंदूज हो गए, उनको ये मारते थे। और इनके डिमांड फुलफिल आप कराइए, स्टेट को झुकाना पड़ता है। फिर 85 में उसके बेसिस पर इलेक्शंस हुए, देर आफ्टर आईआईटी गुवाहाटी वगैरह जो बनती है, सब वहाँ से स्टोरी आता है। फिर 90s में ये क्या करते हैं, मणिपुर में भी ये इंसर्जेंसी अब चली जाती है। अब वहाँ पे भी कुकीज के बीच में, मेतीस के बीच में, है ना। और ये इंसर्जेंसी जो बढ़ते जा रही है, आप देखिएगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इनिशियली जो कन्वर्जन था वो नागालैंड, प्रेजेंट डे नागालैंड में था। तो वहाँ कन्वर्जन जो कंप्लीशन हो गया, वो घसकते घसकते दूसरे हिल्स, वहाँ तो पहाड़ है ना, वहाँ तो हिल्स है, तो वहाँ नेक्स्ट हिल्स में जाते हैं, लुशाई हिल्स, मिजोरम में। जैसे वहाँ एक सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो जाती है, देन अगेन इंसर्जेंसी, देन अगेन द सेसेनिस्ट मूवमेंट,
वो स्टार्ट हो जाती है। फिर ये मणिपुर में जाते हैं, वहाँ कन्वर्जन करते हैं, तो वो 80s 90s में वहाँ फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती है। और आप देखिएगा इनके साथ ये क्या करते हैं, जहाँ भी ये मिशनरीज जाते हैं वहाँ पे आपके ड्रग्स का कंजप्शन या बिजनेस काफ़ी हाई हो जाता है। तो 80s में क्या होता है, ये था गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया। कंबोडिया जो है, दैट इज ओपीएम गोल्डन ट्रायंगल, है ना, ऑफ द एशिया। तो वहाँ से ये चीज़ें भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको फंड चाहिए। कोई भी इंसर्जेंसी रन करने के लिए आपको फंड चाहिए। फंड कहाँ से आएगा? एक तो इंटरनेशनल फंड्स आ रहे हैं, मान लीजिए आईएसआई से फंडिंग है, यूएस डीप स्टेट से फंडिंग है ना, चाइना से फंडिंग और ट्रेनिंग एनी फॉर्म में। दूसरा है कि और रेवेन्यू सोर्स क्रिएट करो तो ड्रग्स बेचेंगे, तो ड्रग्स की खेती कराओ, दूसरा ड्रग्स के आदी कराओ। आप देखोगे ड्रग्स का भी काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स 80s में काफ़ी हो गए थे। और एक चीज़ क्या हुआ था, क्योंकि ड्रग्स इंजेक्ट करते थे वो नीडल से, एचआईवी एड्स की भी इन मणिपुर एंड इन मिजोरम वो इतनी ज़्यादा परसेंटेज हो गई थी कि जो सैंपल साइज कलेक्ट होता था उसमें 50-50% जो है वो एचआईवी पॉजिटिव आती थी। तो ये चीज़ें भी हुई हैं जो अब कहानी से गायब हो गई है। यानी कि तो कहानी क्या था कि एक चर्च आती है जो ऑलरेडी एक स्टेब्लिश लोग है, अपने कल्चर परंपरा से जी रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप उनमें एक वैमनस्यता का भाव डालते हो, अदरिंग का भाव डालते हो, और फिर आप चाहते हो कि फर्दर, क्योंकि इट्स मिशनरी, कि आप फर्दर उनको भी कब्जा करें, उनको भी कन्वर्ट करें, और एक हम सेपरेट अपना एक स्टेट बनाए, नागालिब, यानी नागालैंड फॉर क्रिश्चियंस। और यही मूवमेंट आप देखिए हर जगह चल रही है। अब ये दोनों क्या किया, अब ये मिजोरम भी पहुंच गए 90s करते करते क्रिश्चियन, तो अब क्रिश्चियन मिजोस जैसे कन्वर्ट हो गए। तो ये बुद्धिस्ट जो चकमा ट्राइब है, जो बुद्धिस्ट होते हैं, और जो हिंदू रियांग ट्राइब है, अब उनके बीच लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। और इसी तरीके से होता था कि मर्डर, मास मर्डरर्स होते हैं। आप वहाँ नॉर्थ ईस्ट का आप इंसर्जेंसी का कहानी पढ़िएगा तो गांव के गांव सफाई कर देते थे, क्योंकि मीडिया नहीं है उस समय, सोशल मीडिया भी नहीं थी, मिडलाइन इंडिया को मतलब नहीं है, ये खबरें आती नहीं। त्रिपुरा में भी ये जाते हैं तो वहाँ भी हिंदू और क्रिश्चियन के साथ यही करते हैं। अब जैसे आसाम में एक छत्रा, खतरा बोलते हैं, छत्रा है, वो रिलीजियस बॉडीज होती है। जैसे हमारे वैष्णव परंपरा, आसाम क्या है, वैष्णव परंपरा का पार्ट रहा है। तो जैसे आसाम क्या था, प्राग ज्योतिषपुर महाभारत काल में भी उनके जो राजा थे, दे हैव फाइटेड फॉर दी कौरवा साइड, है ना। प्राग ज्योतिषपुर उसका पुराना नाम है हमारा आसाम का। फिर बाद में और लेटर गुप्ता काल में आप देखिए तो कामरूप किंगडम, कामरूप वॉज ऑल्सो आसामीज आइडेंटिटी। और फिर वैष्णव इन्फ्लुएंस चैतन्य महाप्रभु के बाद भी, तो आप वहाँ पे आप देखिएगा तो वैष्णवों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो चूंकि जैसे बुद्धिस्ट का विहारास होते थे, है ना, तो मंदिर होते हैं, तो उनका एक छत्रा करके होता है, उनके थ्रू वो, दैट्स ए रिलीजियस बॉडी जहाँ आप ट्रेनिंग भी होते हैं, वहाँ कीर्तन भजन भी होते हैं, है ना, इस तरह के। सिमिलरली वो थोड़े जमातियाज थे आपके त्रिपुरा में, ऐसी हिंदू बॉडी है। आज के टर्म्स में आप उसको क्या बोलोगे, संस्थान बोल लो, है ना, कि जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, पूजा पाठ पद्धति कल्चर चलाते हैं, है ना, शादी विवाह सब कुछ आयोजित वगैरह करते हैं। तो इनको चुन चुन कर वो अटैक करते थे कि जो भी हिंदू या नॉन क्रिश्चियन, इवन एनिमिस्टिक ट्राइबल आइडेंटिटीज है, इन पे अटैक करो। और वो कहानी, फिर भारत सरकार आती है, इंसर्जेंसी को लीड करती है, फिर ठंडा होता है, वो चीज़ें, अकॉर्ड साइन होते हैं। मोदी सरकार भी आई है तो एनएससीएन के साथ अकॉर्ड साइन हुए, इवन मिजोरम में भी साइन हुए थे। 86 में आपका मिजोरम के साथ साइन हुआ था। आप देखो ना, ये अब तो मेन स्ट्रीम होने लगी ना, फैमिली मैन हो गया, या आपके पाताल लोक सीजन 2, ये सब नॉर्थ ईस्ट पर बेस होने लगे। तो थोड़ी थोड़ी आप वहाँ कहानी जोड़ के देखिए। और एक हमें भी वो देखना होगा कि क्योंकि वो मंगोलॉइड फीचर्स के लोग होते हैं, तो ये नहीं है कि वो सारे एक ही हैं। लैंग्वेज अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका शादी व्यवस्था अलग है। इवन आप यहाँ देखिएगा, झारखंड की जो मेजोरिटी ट्राइब्स है, संथाल हो गए, उराव हो गए, इनमें भी गोत्र परंपरा होती है ना। और जो इनकी शादी प्रथा है उसमें भी ये गोत्र में शादी नहीं करते हैं, और अंतर जातीय विवाह भी नहीं करते, यानी विद इन द, जैसे संथाल हो गए आपके, तो संथाल में आपके कौन हो गए, हेम्ब्रम हो गए, है ना, आपके बेसरा हो गए, आपके मरांडीज हो गए। तो दीज आर दी गोत्रस। तो आपस में शादी नहीं होगी, और विद इन द संथाल कम्युनिटी शादी होगी। खैर अर्बनाइजेशन और ये सब में तो हो ही जाता है। अब आप सेम मॉडल जो इन्होंने किया नॉर्थ ईस्ट में, आप उसको लाइए यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, एनजीओज का रोल। जो फंडिंग की हमने बात कर रही थी,
एक तो एक्सटर्नल फंडिंग्स हो गई, दूसरा वो फंड को रीरूट आप कैसे करोगे, व्हाइट मनी कैसे बनाओगे इंडिया में, तो वहाँ पे रोल आता है एनजीओज का। जो एफसीआरए जो एक्ट था, जो अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने उसको काफ़ी टाइट कर दिया है, तो देर आफ्टर अब इस तरह के पैसे आके नहीं आ सकते फॉर द सेसेनिस्ट मूवमेंट जो चलते थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसे कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी बॉडीज इनकी होती है, जैसे USCIRF करके एक बॉडी है ना, यूएस की कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। वो रैंकिंग रेटिंग या बाई वीकली मंथली पब्लिश करेंगे रेटिंग, या बोलेंगे कि हाँ इंडिया में ये इशू, क्योंकि आप कन्वर्जन को मदद नहीं करने दे रहे हो, कन्वर्जन पे आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप इलीगल मेजर्स के थ्रू कन्वर्जन कराते हो, तो ये चीज़ें भी वो लेकर आते हैं। अब जैसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चाहे दून पब्लिक स्कूल हो, और वो बच्चे फिर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वो जाते हैं, तो उनको एक उसको क्या बोलते हैं कि एक, क्योंकि वो उसी व्यवस्था से सक्सेसफुल हुए हैं, और बहुत लोग जो कन्वर्ट भी होते हैं उनको जो मॉडर्निटी, जो कंज्यूमरिज्म उन्हें मिलता है, जो एक मॉडर्न मैन की तरह, मतलब क्रिश्चियनिटी तो अपने आप को प्रेजेंट करता है, राइट, कि आप उसमें कन्वर्ट होते हो तो आपका जो जीने का तरीका है वो भी बड़ा प्रोग्रेसिव हो जाता है, ये हो जाता है। और जो पॉलिसी मेकर्स है वो भी, क्योंकि जो स्कूल्स रहे ब्रिटिश टाइम से वहां से आ रहे हैं, तो एक एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर भी रहता होगा कि वो इसके अगेंस्ट बोल ही नहीं पाते होंगे, राइट, मतलब जो जिनको उस व्यवस्था से बेनिफिट हुआ है, राइट। और तो बुक्स में भी कभी भी वो, तो हम थे वर्ड जैसे यूज करते कि मिशनरीज ने ऐसा किया, ये तो आज इन कंटिन्यूटी है, राइट, आज भी ये चल रहा है, लेकिन वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्योंकि एक बर्डन लगता है कि इसी वजह से तो मैंने ग्रो किया है, तो मैं इसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, वो टीचर मुझे ना कॉल कर दे, राइट, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। अ, तो अ, मैं जब ये आप, और एक बात जो मुझे ध्यान में आ रही थी कि जब आपने कहा कि नागालैंड में नागा जो वर्ड है उसको, वो क्रिश्चियन गॉड नागा उस तरफ वो जा रहा है, और झारखंड में मैं जब वापस आता हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ जो सरना मूवमेंट है, इसमें भी एक क्लैरिटी ये है कि सरना एज अ रिलीजन जो ये बोलना चाह रहे हैं उसको पालन करने वाले सभी ट्राइब नहीं है, फिर भी वो ये चाह रहे हैं कि एक मोनोलिथ में एक आए, एक मूवमेंट बने जिसमें बाकी ट्राइब भी उस चीज को पालन करने रहे, और बाद में जो आपने कहा कि सेसेशन मूवमेंट क्या है, कि बाद में ये ग्रुप एक अलग फैक्श ग्रुप बनेगा, और जो एक साथ क्रिश्चियन कन्वर्जन में हम जा सकते हैं। कन्वर्जन 1 to 1 तो एक प्रोसेस दिखता है लोगों को, बट एक बार आप अगर उसके रिलीजियस लीडर को या उसके बॉडी को कन्वर्ट कर दो, तो पूरी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वो डेमोग्राफी जो है कन्वर्टेड हो जाती है, मतलब ये एक फेस भी दिखता है, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट में हम बात करें, कैसे सिखिज्म से एक ग्रुप आप बाहर निकालते हो। तो यहाँ पर मतलब किस दिशा में चीजें जा रही है, एक पत्थलगड़ी मूवमेंट भी है, फिर सीएनटी और एसपी एक्ट को मैं चाहूंगा कि आप दोबारा इसको आप लाए, कि क्या इसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये पत्थलगड़ी मतलब क्या प्रमोट ही कर रहा है उस कन्वर्जन को, राइट। तो इन विषयों पर, और एंड में चाहूंगा कि आप ये जो महतो कम्युनिटी है वो एसटी बनना चाहती है, वो क्यों बनना चाहती है, और उसका विरोध क्यों कर रहा है, किस प्रकार के लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, या जो ये चर्च चलाते हैं, ये स्कूल्स रन करते हैं, तो इनके खिलाफ अगर ये कर रहे तो आवाज़ क्यों नहीं उठ रही। करेक्ट, ये छुपे मतलब इतिहास में अगर इन्होंने भी किया, मान लीजिए आज अभी नहीं, आज़ादी से पहले अगर हम सबको निकाल कर देखते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने ये किया, कॉलोनियल रूलर्स ने ये किया, है ना, कॉर्नवालिस ने ये किया, जलियांवाला बाग में सॉन्डर्स ने ये किया, इवन पोर्तुगीज का भी वास्को डी गामा ने भी क्या किया, सेंट जेवियर्स ने क्या किया, वो भी आ जाता है। बट एज अ ओवरऑल क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रूप रहा था, उनको वही जो हमने कहा कि पॉजिटिव क्यों देखा जाता है, क्योंकि आप इंडिया में आज भी 22% ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड मोर देन 30% ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आर रन बाय द मिशनरीज। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने गलत गलत ही किया, आप ये भी देखिए ना, भारत एक पिछड़ा गरीब राज्य रहा है, उसमें अरे लूट भी रहे हैं, है ना, उसमें आप सवन समाज ले लो, या जो मेन स्ट्रीम के कास्ट हो गए, मेनकिस्ट के कम्युनिटी हो, उन तक तो एडुकेशन और ये पहुंच नहीं रही थी। अब चूंकि इनका एक जरिया है पहुंचाने का एडुकेशन एंड वो मेडिकल फैसिलिटीज, दैट टू उन द इंटीरियर में ट्राइब्स को, तो उनके बेनिफिशियरीज भी रहे हैं, इसको भी नकारने की जरूरत नहीं है।
बट जो उनका इनर थॉट है, जो असली जो माइंडसेट है, वो रिवील नहीं होती है। इवन अमॉन्ग द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो ऐसा थोड़ी कि सबको वो है, वो तो टॉप लीडरशिप की थॉट्स होती है। नीचे तो जो पैदल चाल कर रहे, जो मेहनत कर रहे, वो तो अच्छे विल से ही करते हैं। क्रिश्चियन जो भी नॉर्मल नन्स हो गए, पादरीज हो गए, वो भी अच्छे थॉट से ही करते हैं। जो स्कूल रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल रन करते हैं, जो हम इसमें देखते हैं, जो आपकी मदर टेरेसा जी थी, हाँ, उनको जो हमें बेचा जाता है इमेज, वो है थोड़ी। तो उनके माँ, उनका क्या थॉट प्रोसेस था? वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती थी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करती थी, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। नोबेल प्राइज दे दिया, अभी सेंट की उपाधि दे दी कैथोलिक चर्च ने उन्हें। तो इनका यही तरीका ही होता है। इवन जो झारखंड की भी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, स्कूल वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं कि क्यों नहीं चर्चा होती है, क्योंकि दून स्कूल यही रन करते हैं ना। तो एक तो यही हो गया कि गुडविल है। आप देखिए एडुकेशन कैसे चलता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल लाइन्स होता है, जहाँ डीएम साहब रहते हैं, जहाँ एसपी साहब रहते हैं, अन्य अधिकारीगण वहाँ रहते हैं, है ना। न्यायालय, जिला न्यायालय के मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉप ऑफिसर्स होते हैं, वो उस क्षेत्र में रहते हैं। और वहाँ क्या होगा, वहाँ एक मैंडेटरी आपको चर्च और एक कॉन्वेंट स्कूल दिखेगा। इवन रेलवे में भी मैं था तो वहाँ भी। तो ये पिछड़े जगह धनबाद के ले लीजिए ना, डिनोमली अच्छी स्कूल में गिनी जाती, कॉन्वेंट्स, पेंटिकोस्टल्स, है ना, ये सारी, कार्मेल कॉन्वेंट, सारी अच्छी स्कूल में गिने जाते। तो एक तो हमें क्रेडिट भी देना होगा कि दे हैव मेंटेन दैट पेडिग्री ऑफ द एजुकेशन, और राइवलरी में उतना नहीं खड़ा कर पाए। दैट इज ऑल्सो आवर फॉल्ट। तो बट चूंकि एक ब्रिटिश कंटिन्यूटी जो जिसे हम कहते हैं, कि ऑफिसर्स वहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे क्लब्स में जाते हैं, है ना, और एडुकेशन के लिए कॉन्वेंट्स में जाते हैं। यही सेकेंड लाइन प्रोड्यूस होती है, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज जाते हैं, जो सेंट स्टीफन कॉलेज जाते हैं, जो चेन्नई लोयला कॉलेज जाते हैं, करेक्ट। या आप हॉस्टल्स, जो मायो कॉलेज इंदौर का हो गया, है ना, या दून स्कूल्स वगैरह हो गए। तो ये एक ही तरह, एक तो करिकुलम भी इनका अपना चलता है, एक स्ट्रक्चर भी वहाँ वहाँ आपको डी हिंदुलाइज्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वहाँ की जो प्रेयर्स होते हैं, वहाँ के जो थ्योरीज होते हैं, वह जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, वो कॉमनैलिटीज पे होते हैं। यानी कि एक बच्चा अगर वहाँ से पढ़कर निकलेगा, अगर हॉस्टल में खासकर रह रहा हो, 12 साल 15 साल वहाँ पढ़ कर निकलता है, तो अपनी जड़ों से काफ़ी कट जाता है ना। तो जो वाइट, जो आपको ब्राउन साहिब्स जो बोलते हैं, तो एक्चुअली दे वर प्रोड्यूसिंग द ब्राउन साहिब्स, कि वो देखने में इंडियन होते थे, पर उनके रहन सहन, विचार, परिधान, वेशभूषा, खान पान, एवरीथिंग वाज, दे वाज एमुलेटिंग द ब्रिटिश। और अभी वी आर एमुलेटिंग द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि लंदन वाज द प्रीमियर सिटी, तो हमको वो बनना था। 90s का से न्यूयॉर्क इज द प्रीमियर सिटी, तो नाउ वी आर, आप देखोगे अभी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सब कोई, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द एमुलेटिंग द न्यूयॉर्क और द वेस्ट और द वेगस। तो ये चीजें रही हैं, इसीलिए आप इनके अपने सेपरेट बोर्ड्स भी तो थे। जब भारत सरकार आई तो सीबीएसई बोर्ड तो हमारा बना, है ना, बट आईसीएसई बोर्ड्स तो अभी भी फंक्शन होते थे, आज तक होते हैं। एंड ऑल द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आईसीएसई में होते थे। अप टू द 1970s आईसीएसई के जो बोर्ड्स के पेपर है वो लंदन चेक होने जाते। तो वो मेंटेन करके रखे हैं इन चीज़ों की, कि वी आर वेरी मच डिफरेंट। हम लोग एक सेपरेट प्रोडक्ट ही तैयार करेंगे, जो इवेंचुअली विल हेल्प अस इन प्रोमलगेटिंग आवर थ्योरीज एंड थॉट्स। अब हम झारखंड की ओर इधर आते हैं, आप या बस्तर, उड़ीसा, नॉर्दर्न आंध्रा, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट चली थी, इनमें ये क्या करते थे? तो नक्सल और माओइस्ट, जो लेफ्ट का थॉट प्रोसेस होता है, देखिए लेफ्ट क्या करता है ना, लेफ्ट मुद्दा हमेशा अच्छा उठाता है। लेफ्ट क्या करेगा? किसान की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, हक की लड़ाई की बात करेगा, है ना, पिछड़ों की बात करेगा। तो ट्राइब्स क्योंकि पिछड़े थे, तो इनके हक की बात करेंगे, बट वो क्या करना है, इनको रिजॉल्व नहीं करना। वो फॉल्ट लाइन को और वाइड क्रिएट करो, और ज़्यादा उसमें, एक तो लेफ्ट का भी दो विंग है ना, एक इंसर्जेंसी जो एक्सट्रीमिज्म विंग होता है, दैट फॉर्म्स द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो माओइस्ट और नक्सल मूवमेंट बने, जो बैनवासी पीआईएमएल वगैरह जो पार्टियां थी, नक्सलबारी से जो बंगाल से शुरू होती हुई सेंट्रल इंडिया में जो मूवमेंट चले हैं, इन्होंने जो कत्लेआम मचाया है, दैट इज मोर ब्रूटल एंड मोर इन नंबर देन द इस्लामिक मिलिटेंसी ऑफ कश्मीर एंड द खालिस्तानी मिलिटेंसी ऑफ द पंजाब। आप इनका मर्डर का तरीका देखोगे, पत्थर से सर कूचना, है ना, हथौड़ा से सर को कूचना, अतरियां पीठ से खोल देना, गांव के गांव फांसी में टांग देना। ये क्या करते थे? एक गांव देहात है, नया ट्राइबल बच्चा, हर फैमिली को अपना बच्चा को देना,
8 साल 6 साल 5 साल के नए नए लड़के को लेकर ये चले जाते थे, उसको आर्म्स ट्रेनिंग देना और बाकी जो चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो, एप्स्टीन आइलैंड भी आप देख लो ना, पीडोफिलिया और क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम साथ साथ ही चलता है, तो ये चीज़ें तो तब जाती है। तो और ये क्या करते थे, दे एक्ट एज जो नॉर्थ ईस्ट में भी करते थे कि जब आर्मी जाती थी या यहाँ पे भी जब सीआरपीएफ 2010 में चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर बने तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो हम कोबराज या जैगवार जो स्पेशल फोर्सेस सीआरपीएफ के भी और द स्टेट पुलिस के भी स्पेशल टुकड़ी बनाएगी टू एड्रेस दिस। तो ये इन्फॉर्मर का काम करते थे फॉर द माओइस्ट एंड फॉर द इंसर्जेंट्स, कौन, क्रिश्चियन मिशनरीज, कि पुलिस की टुकड़ी आ रही है, मिलिट्री आ रहे हो, या इन्हें छुपाना या इनको खुफिया जानकारी देना या पैसा या असला प्रोवाइड कराना अंडर द कार्ब ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज। और ये क्या, और एक इनका तरीका क्या होता है, काफी मूवमेंट चल रहे हैं अभी, निशा भगत जी भी या मुंडा जी भी, काफी इस तरह के भी एंटी क्रिश्चियन कन्वर्जन मूवमेंट चलता है। ये क्या करेंगे, गांव में जो सबसे प्रमुख है, मान लीजिए कोई एक पिछड़ा जगह है, उसका एक प्रमुख है या वो एक क्योंकि इनका क्या होता है ना, ट्राइबल सिस्टम का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे मुंडा मान की सिस्टम होता तो होगा, तो गणतांत्रिक सिस्टम से ही फंक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक गांव है, उसका प्रधान हो गया मुंडा, ठीक है, ही इज द पॉलिटिको रिलीजियस एंड द जुडिशल हेड। तो रिलीजियस पूजा के लिए पाहन होते हैं, ठीक है, पूजा महतोज होते हैं, इस तरह के उनका स्ट्रक्चर होता है। और मानकी हो गए आपके 10 से 15 गांव मिलाकर एक मानकी होता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि गांव के जो मुखिया हो गए, मुंडा हो गए, उनको बाई काइंड, बाई कैश या किसी भी फॉर्म में या बाई मेंटली थॉट से भी कन्वर्ट करा देते हैं, और इवेंचुअली देन दे फोर्स, और उनको डिपेंडेंसी डाल देते हैं पैसा पे, और फिर वो क्या करते हैं कि उनके थ्रू उनको पैसा मिलता है कन्वर्जन कराने। तो वो बाकी क्योंकि और गरीब तबके हैं, उनका एक से भी है, एक उनका सामान्य प्रतिष्ठा भी है, तो जितना मानिए कन्वर्ट करा लेते हैं। अब इनके बाद वंस दे कन्वर्ट दोज एरिया ना, ये क्या करते हैं, हर फैमिली से या हर पर्टिकुलर कन्वर्ट से मंथली पैसा बांध देते हैं द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्यों? क्योंकि आप कन्वर्ट हो गए हो, तो आपके विद इन द ट्राइब फोल्ड जो आपको छोड़, तो वो आपको वापस नहीं लेते। जो इंडिया में है कि रोटी बोटी का व्यवहार बंद हो जाएगा, जलपान बंद हो जाएगा, है ना, आपसे हमको कोई टर्म्स में रिलेशन नहीं रखना। रिलीजन इज अ बिग थिंग, वो चाहे आप वैदिक हिंदू बोल लो या इंडिजिनियस फेथ वाले उनको बोल लो, वनवासी का बोल लो, है तो कन्वर्ट जो हो जाता है। तो ये सिस्टम भी है कि इनिशियली जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज्यादा ये पैसा वसूलते हैं इनसे। एक बार आप वो फंस गया तो आप ये चक्करों में फंस जाता है। तो जमीन का भी कैप्चर हो रहा था, तो फिर क्या हुआ कि आपका सीएनटी और एसपीटी एक्ट झारखंड में है। वो बेसिकली क्या है, सीएनटी एक्ट क्या है, दैट इज छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट। वो छोटा नागपुर जो 3 हमारे कमिश्नरी है वहाँ पे इनैक्ट होते हैं, और संथाल परगना के लिए आपका एसपीटी एक्ट है। संथाल परगना वही सिद्धू कानू का रिबेलियन के बाद 1858 में बना था, जो फाइनल फॉर्म में 1949 तक आते थे बन जाता है। और बिरसा मुंडा जी का जो उल्मूलन हुआ था उसके बाद छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट आता है। उसमें बेसिकली यही है कि विद इन द थाना और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही होता है कि आप एक ट्राइब के लोग दूसरे ट्राइब को ही लैंड ट्रांसफर कर सकते हैं। वो एक थाना के अंदर या एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर ट्राइब के आदमी ही दूसरे ट्राइब को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए रांची कैपिटल बन जाती है, रांची कम्स अंडर सीएनटी एक्ट, जमशेदपुर ऑल्सो कम्स अंडर सीएनटी एक्ट। तो आपके उसमें और प्रोविजंस है कि अगर इंडस्ट्री हो, माइनिंग हो, या गवर्नमेंट को कुछ डेवलपमेंट कराना हो तो, बट दे आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, टफ एक्ट, कि मतलब आपको जमीन एक्वायर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब रांची कैपिटल बन जाती है, अब तो एक्सपेंशन होगा ना, बेसिकली लोग भी बसने आएंगे, इंडस्ट्रीज बसेंगी, सर्विस सेक्टर्स आएंगे, कल क्वालिटी हब्स आएंगे, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन होगा। इसके लिए आपको प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज लैंड, करेक्ट। तो वो एक चैलेंज बन के यहाँ पे आता है, क्योंकि आपका रूल रेगुलेशन पुराना ही चल रहा है, और उसको क्या करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है या इवन चर्च भी है, वो नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, क्योंकि वंस डेवलपमेंट कम्स, और अगर उनका डिपेंडेंसी, आपका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आप पे नहीं रहता है, तो वो एक इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वोकेशन आ जाता है, तो आपकी जो गिरफ्त है उससे वो निकल के चले जाते हैं। अब आपके इसका एग्जाम्पल देखिए, जमशेदपुर में टाटा स्टील है 1907 से, ठीक है, जो जमशेदपुर गए होंगे,
ईस्टर्न इंडिया में आफ्टर कोलकाता इज कंसिडर वन ऑफ द गुड स्मॉल टाउन ही है, बट वेरी वेल मेंटेन और सब तरह की फैसिलिटीज चीजें, स्पोर्ट्स ले लो, गोल्फ ले लो, फ्लाइंग क्लब ले लो, हॉर्स क्लब्स ले लो, गुड एडुकेशन ले लो, है ना, एवरीथिंग इज गुड देयर। नौकरी भी मिली, आसपास के जितने ट्राइब्स थे, हो थे, महतोस थे, लोकल्स थे, सबको फायदा हुआ। जमशेदपुर टाटा स्टील को दूसरा प्लांट लगाना था इन सरायकेला डिस्ट्रिक्ट, हार्डली 50-70 किलोमीटर फ्रॉम जमशेदपुर, चमारू में। वहाँ इतने प्रोटेस्ट कराए गए बाय दी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इन द फ्रंट एंड द चर्च इन द बैकड्रॉप कि नहीं बसने देंगे। क्यों? जो पत्थलगड़ी मूवमेंट की आप बात कर रहे थे, पत्थलगड़ी मूवमेंट का मेन गढ़ है सिंगभूम। सिंगभूम इज वन ऑफ द डेंसेस्ट ट्राइबल एरियाज, है ना, वो काफी पिछड़ा रहा है क्योंकि माइंस और खनिज में रिच भी रहा है। तो ये चीजें रही है और ट्राइब्स काफी ज्यादा वहाँ रहे हैं, यानी कि बाहर के लोग कम आए हैं, और खनिज और ये सब के एक्सप्लोटेशन वगैरह तो खैर चलती ही रहती है। तो इनका था कि अगर जब टाटा स्टील वहाँ आ जाती तो देर आफ्टर मल्टीपल कंपनीज वुड ऑल्सो कम, है ना, जेंसिलरी इंडस्ट्रीज उसके अनुसार बसती है, तो 5-10 लाख लोग और बसेंगे, और पढ़ाई लिखाई होंगी, और होगा, तो जो ट्राइबल पेन का जो कैप्चर था वो बंद था, नहीं छूट जाता। तो सोचिए, एक आपका आंख के सामने लाइव एग्जांपल्स है जमशेदपुर, जो इस तरह का, जब आपको हर तरह से फैसिलिटी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट सब कुछ मिल रहा है, उसको हटा दिया गया। ये कि मैं किसकी बात करूं, कलिंगानगर प्लांट जो टाटा स्टील की उड़ीसा में गई, है ना, द फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट, जिसका भी प्रोडक्शन इज डबल देन दैट ऑफ द जमशेदपुर प्लांट। आपको कितना बेनिफिट होता। ऐसे मल्टीपल, जो पॉक्सो आ रही थी साउथ कोरिया की, इवन मित्तल्स आ रहे थे, अर्जुन मुंडा जी की जब सरकार थी 2005-6 में, काफी एमओयू साइन हुई थी, ये सारी कंपनी झारखंड में आने वाली थी, बट यही सीएनटी एसपीटी का हवाला देते हुए ये सारी कंपनी उसको भगा दिया गया। ये सारी कंपनियां चली गई उड़ीसा में, और फंक्शन कर रही है। तो क्या उड़ीसा में ट्राइब्स नहीं है? उड़ीसा में भी बराबर ट्राइब्स है, जो मिनरल बेल्ट है उसके सराउंडिंग तो ट्राइब्स ही रहते हैं, तो वहां चली गई। आपको एक तरह से इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। दूसरा, जो सरना की बात हो रही थी, ये क्या कर रहे हैं, जो सेंसस में हमारा जो काउंट होता है, तो अभी क्या 81% हिंदूज है, 14% मुस्लिम्स है, 2.5% क्रिश्चियंस है, ऐसा है। तो इनका क्या है कि आप ट्राइबल्स को हटा दो हिंदू फोल्ड से, जबकि वो नियरेस्ट टू द हिंदू फोल्ड है। हम क्या प्रकृति की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, है ना, बड़ की पूजा करते हैं, ये भी यही करता है। आप डिफरेंट ट्राइब्स को भी देखिएगा ना, तो सूर्य के उपासक भी है, कोई इसके उपासक है ना, मारंग गुरु बोल रहे हैं तो वो ब्रह्म के उपासक है, उनके लिए एक टर्म है। तो काफी कॉमनलिटीज है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स। तो इनका टारगेट है कि इनसे पहले दूर करो, क्योंकि समय के साथ जब कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, तो अब देखिएगा कि ये भी सिंदूर लगाने लगते हैं, चूड़ी पहनने लगते हैं, है ना, जो गीत परस्पर एक्सचेंज भी होने लगता है। हम लोग भी कॉलेज में थे तो हम लोग भी इनके फेस्टिवल, सोहराई हो गए, सरहुल हो गए, अगर सोहराई हो गए, सरहुल हो गए, कर्मा हो गए, जतिया परब हो गए, हम लोग भी मनाते थे, साथ में वो डांस भी करते थे। एक हमें कल्चरल एक्सचेंज हो रहा, तो कभी ऐसे अदरिंग थोड़ी लगता है। इनका क्या रहता है कि नहीं, अदरिंग मेंटेन करो, तब ना कन्वर्जन कर पाएंगे, और तब ना जा कल को जो हम अपना फेनेटिक थॉट्स है वो कैसे हम डालेंगे, जब ये दूर रहेंगे। तो झारखंड में एक मूवमेंट चल रहा है कि हर ट्राइब्स को सरना बना, सरना रिलीजन के अंडर लिखो। और जैसा आपने कहा कि 32 ट्राइब है, वो सबका अपना अपना कल्चर है, सब अपने तरीका से पूजा करते हैं, सबके अपने पंडित है, सबकी शादी व्यवस्था परंपरा सब डिफरेंट है। अब वो वही चाहते हैं कि एब्राह्मनिक थॉट जो होता है, कि सबको विद इन द सिंगल फोल्ड लेकर आओ, कि एक ही टाइप का पुजारी होगा, एक ही तरह का परिधान होगा, एक ही तरह का खान पान होगा, एक ही तरह का रिचुअल्स होंगे। और उसके बाद क्या होगा? अब हम आते हैं पत्थलगड़ी मूवमेंट पर। जैसे इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट वहाँ इन्होंने ड्रॉ किया नॉर्थ ईस्ट में। पत्थलगड़ी एक्चुअली क्या होता है कि कोई मानिए ये अनाउंस कर देंगे कि ये गांव, ये क्षेत्र जो है भारतीय प्रशासन, झारखंड प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो बॉर्डर में पत्थर रख देंगे, यानी कि इंडियन स्टेट वुड नॉट एंटर दोज टेरिटरीज, एंड हेंस देयर आफ्टर उनका जो मन है वो करेंगे वहां पे। और इसमें ब्रूटल मर्डर से लेकर ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे बात नहीं होता भारत में। इसमें आप देखिएगा रोल काफी ज्यादा है इनका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड अब्यूज में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में। ऑर्गन ट्रैफिकिंग तो डायरेक्टली रिलेटेड, मदर टेरेसा के जो वो थी, वो सबसे ज्यादा रिलेटेड थी उसी से। हमेशा इस चीज़ को कवर अप कैसे किया जाता था कि जल, जंगल, ज़मीन, ये जो एक है पूरा
जो अब वहाँ से अब ये बात मैं झारखंड का, मुझे ही नहीं पता थी कि जमशेदपुर एक और प्लांट लगाना चाहती थी। अब इसको भी नैरेटिव बिल्डिंग आप कह सकते हैं कि ये बात ही सरफेस पे नहीं है, लोगों के सामने नहीं है, राइट? पॉस पॉक्स स्टील्स, मित्तल स्टील, पॉस्को स्टील्स आपने बोला ना, ये सारा यहाँ पर बोकारो में 4-4 हज़ार एकड़ लैंड हमारे आँख के सामने उसको एक एक परिसीमन जो बोलते हैं कि पेरीमीटर डिसाइड किया हुआ है। ये आँख के सामने हमें दिख रहा है। हमें हर बार लगता है कि शायद करप्शन का एंगल होगा, कमीशन ठीक से बैठा नहीं होगा, इसलिए मतलब रेड टेप एरिया, हम लोग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ही बस बोल देते हैं कि देखो ब्यूरोक्रेसी जो है वो शायद, या गवर्नमेंट को पसंद नहीं। अ, लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा कि डेवलपमेंट हो जाएगी, अ, तो इंडिपेंडेंट थॉट आ जाएगा, फिर मेनस्ट्रीम हो जाएंगे, फिर उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आपने कहा कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो होता है कि मेंबरशिप बढ़ाओ और इनकम जनरेट करो, वो ही पूरा ब्रेक हो जाता है, राइट? राइट। अच्छा, अब इन्होंने एक और टेक्निक क्या अडॉप्ट किया, अब क्योंकि जब कन्वर्जन्स चल रहे हैं, जब पॉपुलर हो गए, लोग जानने लगे, आपके जगन मोहन रेड्डी जब आते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम, ही इज ऑल्सो कन्वर्ट। अजीत जोगी द फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, ही वाज आल्सो कन्वर्ट। कैसे पता चला? जब उनकी मृत्यु होती है तो ताबूत पे जाता है सिमेट्री में दफनाने के जी। तो व्हाट दे हैव अडॉप्टेड, क्योंकि न्यू टेक्निक्स, दिमाग तो है ही, तो इन्होंने क्या किया कि अब हम नाम नहीं बदलेंगे, है ना, इसको सीडो कन्वर्ट्स बोलता है। कि नाम हमारा वही, आंध्र प्रदेश में तो तेलंगाना, मतलब रेड्डीज ही रहेगा, राव ही रहेगा, खम्मा ही रहेगा, लेकिन उससे हम कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्रिप्टो क्रिश्चियन, क्रिप्टो। क्रिप्टो क्रिश्चियन। क्यों? इंडियन स्टेट में अगर आप एससी है और अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आप एससी नहीं रहोगे, यू वुड लूज द बेनिफिट्स ऑफ द एससीज। जबकि ये चीज एसटीज में नहीं है, जो कि वहां भी ये रूल आना चाहिए। ठीक है, तो एससीज को स्कॉलरशिप है ना, ऐसे एससीज को रिजर्वेशंस है, एससीज की सीट रिजर्व्ड है पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज से लेकर लेजिस्लेटिव बॉडीज तक। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ऐसा मुस्लिम क्या कर रहा है। तो हमारा जो संथाल परगना बेल्ट है, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, है ना, ऊपर साहिबगंज, ये क्या एक्चुअली बंगाल बॉर्डर और हेंस बांग्लादेश बॉर्डर से काफ़ी नियर बाई है। इसमें ऑलरेडी मुस्लिम परसेंटेजेस काफ़ी हाई है। गोड्डा पाकुड़ में तो आई थिंक मोर देन 25% है। यहाँ क्या खेला चालू हुआ है कि जो मानिए सीट रिजर्व्ड है फॉर द वुमेन और फॉर द ट्राइबल वुमेन, ये क्या कर रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, है ना, और वो पोस्ट पर वो जा रही हैं बिकॉज बीइंग ए ट्राइबल वुमेन। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे क्रिप्टो क्रिश्चियंस का वहां हमने बात की। पंजाब में ये क्या कर रहे हैं? हम सुनते हैं क्रिसमस आता है तो यसूदी बल्ले बल्ले। तो क्या चल रहा है? भारत का सबसे बड़ा चर्च अमृतसर में है। अमृतसर में? अमृतसर में सबसे बड़ा चर्च वहां बना है। आप सिर्फ चर्च ही चर्च आपको दिखेगा। और वहां क्या है पंजाब में? ड्रग्स। अब देखिए ना, आंध्रा में भी होगा, तो गुजरात वगैरह में भी कोशिश की, वहां भी रेजिस्टेंस आता है। इवन कश्मीर, आपका उड़ीसा का एक केस है लक्ष्मणानंद जी का। तो क्योंकि भारतीय संत परंपराएं, भारत भारत के भी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो वनवासी कल्याण केंद्र हो गए, ये भी तो वहाँ पे काम करते हैं। ये क्या करते, जब इनकी सरकार आती, यूपीए 1-2 में जब सोनिया गांधी की सरकार आई थी, तो क्रिश्चियन मिशनरीज वर गिवन द फ्री हैंड, और भारत में जितने भी संत संप्रदाय हैं सब पे आरोप ये लगाओ, आक्षेप लगाओ। अपन दिवाली के दिन कांची, आपके दक्षिण के जो शंकराचार्य जी, उनको अरेस्ट किया गया था। जितने भी जो मेन मेन संत समाज के लोग हुए, जो एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं, है ना, कि जहाँ लोग हजारों हजार लोग जुड़ते हैं, तो यही तो बना के बचा के रखे हुए है ना। क्योंकि इनके फोल्ड, विद इन द हिंदू फोल्ड, ये लोग आते रहते हैं, तो चर्च हो या ये हो कि उनको आउटरीच नहीं कर पाता। तो है कि पहले इनका हेजेमनी को ब्रेक करो, कि लोग का इन पे जो आस्था है उसको तोड़ो। जब आस्था टूट जाएगी देन यू कम बैक। तो यही चर्च, आप देखिए खालिस्तानी मूवमेंट का भी तो मोटा मोटी यही स्टोरी है ना। आपको देखिए जो केरला की जो एक नन के साथ रेप हुआ था, फ्रैंको मुलक्कल शायद नाम है उनका, पादरी का, कन्विक्टेड है वो। उसको ना पोस्ट से हटाया गया ना कुछ किया। ये मेन स्ट्रीम में आपको कभी नहीं आएगा।
जो पीडोफाइल का जो एप्स्टीन आइलैंड से लेकर आप स्पॉटलाइट मूवी देखिए, कैथोलिक चर्च जो बदनाम है पीडोफिलिया के लिए, लेकिन वो आरोप परमानेंट उस पर दाग चिपकते नहीं है ना। जैसे करप्शन का दाग आपके पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं, उन पे नहीं चिपकेंगे, करेक्ट। वैसे ही सेम क्या करेंगे कि अगर एक, और न्यूज़पेपर तो बदमाशी करते ही है, मुस्लिम आपका कुछ करेगा तो उसको तांत्रिक लिख देंगे, है ना। अगर रेवरेंड और फादर कुछ करेगा तो उसको साधु सन्यासी लिख देंगे हेडलाइन में, या फोटो अगर वो पिक्टोग्राफी क्या करता है कि उसको भगवा उड़ा देंगे। तो धीरे धीरे माइंड कैप्चर करने का तो ये करते ही रहते हैं। तो इवेंचुअली ये भी है कि हिंदू फोल्ड से अगर कोई भी कुछ कर रहा है एक भी, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट, उसको बड़ा करके दिखाओ, और वो कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम छुपाओ। ये चीजें तो चल ही रही है। खालिस्तान मूवमेंट के साथ भी यही हुआ। पहले हिंदू और सिख एक ही थे, छोटा में इसको कर लेते हैं, हिंदू सिख अलग माने ही नहीं जाता था। एक ही हिंदू परिवार से एक बेटा सिख बन जाता था, वो कोई अलग अलग नहीं होते थे, एक ही धर्म होते थे। ब्रिटिश आते हैं 1920 में, एसजीपीसी बनाते हैं, उसको सेपरेट बोलते हैं कि आप अलग ही हो। और वो 100 साल में देखिए अलग होते होते वो खालिस्तान मूवमेंट भी होता है, इतना वायलेंस भी होता है, ड्रग्स कल्चर आते हैं। अब जैसे दूर हो जाओगे, हिंदू फोल्ड दूर हो गए, तो आपको कन्वर्ट करना इज वेरी इजी। तो अब देखिए पंजाब में कन्वर्जन कैसे चल रहा है। तो वही चीज आप नॉर्थ ईस्ट में स्टेब्लिश हो गया, पंजाब में आग का सामने चल रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू डू द सेम विद इन द झारखंड, उड़ीसा, ट्राइबल जितने भी हमारे बेल्ट है। तो आई थिंक आज आपने पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है कि कैसे फंक्शन करती है अंडर द गार्ब ऑफ कवर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन सिस्टम, अच्छे कामों का पैकेजिंग के साथ, और आई थिंक ये तो 100-200 साल का इनका टारगेट रहता हो तभी ये अचीव भी कर पाते, मतलब इतना लॉन्ग टर्म गोल होगा तभी जाकर के ये चीजें हो पाती है, राइट। राइट राइट। अब देखिए ना, दारुल इस्लाम का जो है 1400 साल से चल रहा है, वो चलते रहेगा। जिलेट्री जो है, फैनेटिसिज्म जो है, क्योंकि फंडामेंटली तो वो मान ही नहीं रहे हो ना कि दिस इज द रियल वर्ल्ड, किसी को हेवन जाना है। तो ये है कि वही भारत में जैसा कंक्लूजन टाइप हो जाए कि 700 ट्राइब हो गए, 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परिधान हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में इनको राइट्स है ना। ऑटोनोमस आपकी काउंसिल्स भी है इन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में भी। आपके 10 स्टेट्स इन शेड्यूल 5 है, वहाँ पे गवर्नर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर को स्पेशल पावर्स है फॉर द ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल, कि उसके थ्रू भी आप उनको स्पेशल पावर्स करेंगे, वो खुद को गवर्न कर सकते हैं। और 4 स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट के दो शेड्यूल 6 में है, दे हैव स्पेशल राइट्स, उनमें जुडिशल राइट्स भी उनको मिलता है। यानी वो एक तरह से 3-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर वो एज मिनी सीएम भी काम कर सकता है। तो आज की चर्चा से सर एक बात निकल के आई कि एक तो पहले ट्राइब है क्या, मतलब उसमें जो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में भेद को ही ढूंढना, भेद बुद्धि। एक हम लोग एक कहते हैं कि भारतीय मानस क्या, वो अभेद बुद्धि है, वो तो ब्रह्म जैसा सोच रहा है कि पशु पक्षी पर्वत पहाड़ वो सब में यूनिटी वो ढूंढता है, एकत्व ढूंढता है। और यहाँ पर ये अदरिंग वाला जो प्रोसेस है, और उस अदरिंग का जो उसका जो प्रोडक्ट है कि आपको पैसा, पावर, एक नई कंट्री, उस एरिया में डोमिनेंस, और खास करके जो मुझे तो जो एक कॉमन सेंस लगता है कि जहाँ मिनरल्स हैं, अ, उस मिनरल्स रिसोर्सफुल एरिया पे हमेशा पकड़ बना के रखो। अगर वहाँ इंडस्ट्री भी आएगी तो उससे उसका भी जो हेजेमनी है वो ना रहे। आप कभी भी बोलो कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप आपको बंद करा, डरा करके रखो। और जो चर्च का पूरा हमने जो बात की, जो मोडस ऑपरेंडी आपने बताई, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि कैसे एक 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 फ़ेज़ आता है कि कैसे वो एक विदिन अ फैक्शन एक कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें सारी डाइवर्सिटी को डाइल्यूट करके एक मोनोलिथ बनाने का प्रयास करते हैं। और उस मोनोलिथ को एट वन गो, मतलब उनके लीडर्स कन्वर्ट हो गए तो पूरा जो मोनोलिथ है, बल्कि ये तो भारत में भी रहा है। जैसे असम में ये जो, या मेतीज की हमने बात की, तो उसमें भी हमने देखा कि अच्छा जो राजा है वो क्योंकि वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं तो पूरा समाज भी वैष्णव होता है। तो ये तो हिस्ट्री भी रही है, ह्यूमन हिस्ट्री। कॉन्स्टेंटीन हो जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, तो ये एक मतलब लाइव एग्जाम्पल है। हिस्ट्री से ये सीखने को मिलता है कि एक मास पॉपुलेशन को कैसे आप कन्वर्ट करते हो। तो आज बहुत ही गहन चर्चा हुई, बहुत सारे विषयों को हमने देखा, और अगेन हर समस्या के पीछे जो अंग्रेज खड़े रहते हैं ठीक है, वो भी हमने देखा कि इस समस्या का भी जो कारण है, राइट। और आज के युग में जब आईएसआई और इसकी बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट में या खालिस्तान मूवमेंट में, तो क्योंकि
अब जियोपॉलिटिक्स इज अनदर बॉल ऑफ गेम, जिसमें आप नहीं चाहते कि आपके पड़ोस की कंट्री डेवलप हो जाए, मतलब कॉम्पिटिटर बन जाए, मार्केट को डिक्टेट करे। तो इस चर्चा के लिए सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई थिंक जो हम लोग बुक की भी बात कर रहे थे कि झारखंड के ऊपर या डीकोलोनाइजेशन प्रोजेक्ट का भी ये बड़ा हिस्सा है, जिसमें ट्राइब्स की डिस्कशन नहीं होती। ये अपने आप में एक, आप मान के चलिए कि जब भी मतलब एस एन बालगंगाधर को जब मैंने सुना, तो ये कि रिलीजन अपने आप में अदरिंग है ना, आप रिलीजन वर्ड लाओगे तो दूसरा भी पहचानना प्रारंभ करेगा, मेरा रिलीजन क्या। क्या अब मेरा रिलीजन क्या तो अलग हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा भेद निकल गया अगर पूजा पद्धति में, तो हम अलग है, राइट। और अलग है तो हम तो पता है डिविडेड टेम्परा, फूट डालो शासन करो, तो उसका बेसिस ही यही कि पहले एक आइडेंटिटी चाहिए दो लोगों को लड़ाने के लिए, इसकी एक अलग आइडेंटिटी है। तो आई थिंक बड़ा सटल है ये, बड़ा कठिन है, लोग कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ गुड गुड ठीक है। मदर टेरेसा वाली बात आई थिंक सब तक नहीं पहुंची, लेकिन बहुत लोगों तक पहुंची है कि एक एक नोबेल प्राइज कैसी महिला को, औरत को मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो टॉल फिगर नहीं है, टॉल फिगर रही है, और वो अगर ऐसा कर सकती हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा होगा, ये लोग मतलब सोच से परे है। नोबेल प्राइज भी आप देख लीजिए, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, सेंट लीनेस, सेंट हुडनेस, कैथोलिक चर्च ने रिसेंटली दिया। यानी कि आप पीछे से उनकी एवरीथिंग मॉडस ऑपरेंडी को आपने पीछे से सपोर्ट दिया, तमगा लगा के दिया कि वट एवर शी वॉज डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द चर्च, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैथोलिक्स। और बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट की कि हाँ, वो डीप स्टेट वाला कि कंट्री में डेवलपमेंट ना हो, कंट्री आपस इंसर्जेंसी में फंसे रहे, तो बाहर के दूसरे स्टेट्स को भी फायदा होता है। सही एग्जाम्पल है कोंडाकुला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स का प्रोटेस्ट देख लो, या वो तमिलनाडु का जो कॉपर प्लांट है जिसको बंदी करा दिया गया फाइनली, सबके सबके पीछे इन्हीं का हाथ रहता है। जी। एंड ये भी बहुत लोगों को नहीं आइडिया रही है कि नक्सलिज्म जहां जहां ज्यादा है, ये भी एक डिस्कशन में निकल के आई थी कि वहां वहां चर्च जरूर रहेगा। मतलब ये डेटा से आप चेक कर सकते हैं, आप आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे हैं, आप सीधा मैप निकालिए, कहाँ कहाँ इंसर्जेंसी है, वहां पर अगर चर्च नहीं है, ठीक है, तो आप फिर बताइए। एक्चुअली, और आप देखिए ना, व्हाई दे ऑलवेज चूज द पुअरेस्ट एंड द डिप्रावेस्ट पीपल, कोई सेवा भाव के लिए नहीं है। क्योंकि अगर मान लेते हैं आपका अगर फिलॉसफी इतना ही स्ट्रांग है ना, तो आप एक न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स लेकर आ जाते हो, तो आप कहाँ जाते हो? बिटवीन द एकेडमिक्स, बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स, कि ये हमारे थॉट है जो आप शास्त्रार्थ करते हो कि क्रिश्चियनिटी की ये वर्ल्ड व्यू है, दीज आर द फिलोसफीज ऑफ द क्रिश्चियनिटी, आपका सनातन का ये है, आपका मुस्लिम का ब्राह्मणिक का ये है, वी विल डिस्कस इट फर्दर। या आप हमारे जो, हमारा तो डिसऑर्गेनाइज है ना, हमारे रमन महर्षि गए, या मान लीजिए ओशो भी गए, या अभी सदगुरु भी है जो वेस्ट में जा रहा है, स्वामी विवेकानंद गए, तो हम वहाँ क्या गए? आपके एबोरिजिन्स के पास गए क्या, कि नेटिव अमेरिकन के पास गए? नो, वी गो टू द योर यूनिवर्सिटीज, वी गो टू द हाईएस्ट एक्लियंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड द एकेडमिक्स। आप क्यों नहीं जाते हो? आपको वही ट्राइब ही दिखता है। तो ये कहानी है, इसको समझने की जरूरत है। आप ऐसे देखोगे ना तो आपको दिखता है ये चीज है, ये क्या कर रहा है। आई थिंक ये पॉडकास्ट बड़ा स्ट्रांग पंचलाइन पे ऐड हुआ है, एंड हुआ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर से जुड़ने के लिए, और एक बड़ा एकेडमिक डिस्कशन, नॉट शैलो लेवल, बहुत अच्छे लेवल की एक ब्रॉडर वर्ल्ड आई व्यू भी दे दिया आपने इस कम्युनिटी के बारे में, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में, इनके प्रॉब्लम के जो प्राइम मूवर है उनके बारे में। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार सर।